हमारी भी बांग्लादेश में गलतियां थीं, तभी बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। शेख हसीना जो भी थी, उन्होंने पिछले 2 इलेक्शन रिग किए। यूएन कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, हर एक कह रहा है। तो वहाँ की पब्लिक जो थी वो उनके साथ खुश नहीं थी, और वो देखा जा रहा था कि इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे प्लेन पुराने हैं, हमारे पास कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है जो अमेरिका और चीन के पास हैं, और शायद पाकिस्तान के पास भी आ जाएं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से कोई जंग हो सकती है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ आसिम मुनीर की और पाकिस्तान आर्मी की साख पड़ी है। क्या इंडिया के जहन में अमेरिका भी एक फैक्टर होगा अगर पाकिस्तान के साथ कोई फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि अमेरिका क्या पाकिस्तान के साथ जा सकता है या फिर से कोई दखल दे सकता है? जो पब्लिक ओपिनियन है अमेरिका में, वो इजराइल के खिलाफ होता जा रहा है। अब 60% से ज़्यादा अमेरिकन कह रहे हैं कि इजराइल प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्या ट्रम्प जैसे आदमी से डील करने का यही तरीका है कि जो बोल रहा बोलने दो, या किसी एक वक्त पर आकर आपको भी उसको जवाब देना चाहिए? दोस्तों, क्या भारत और पाकिस्तान की जंग फिर से होने वाली है? क्या ईरान और अमेरिका का युद्ध सच में थम गया है? क्या वजह है कि यूएस और भारत के जो संबंध हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा क्या ये है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में आखिर भारत आज किस तरफ है? क्या उसका झुकाव रूस की तरफ है, अमेरिका की तरफ है, या फिर वो चीन से अपने संबंध दोबारा सामान्य करने वाला है? तो इन सारे सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जिंदल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो स्वागत कीजिए प्रोफेसर मोहसिन रजा साहब का। मोहसिन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत। तो इंट्रो में मैंने एक ज़मीन तो रखने की कोशिश की है कि हम किन सवालों की तरफ रुख करेंगे। तो मोहसिन साहब, पहली जो अभी मेरे टॉप ऑफ द माइंड है वो यही है कि बहुत सारे हलकों में इस बात की चर्चा की जा रही है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से कोई जंग हो सकती है। और अभी मैं कुछ दिन पहले पाकिस्तान टीवी पर जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका एक स्टेटमेंट भी सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो भारत ने हमारा पानी रोक रखा है, अगर हमारे ऊपर सर्वाइवल का संकट है, हालांकि इस तरह की बातें वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो हम जंग कर भी सकते हैं। तो क्या सिनेरी आपको लगता है, पानी वजह बन सकती है, कुछ और वजह बन सकती है, और क्या आप भी ऐसा कुछ होता देख रहे हैं? देखिए, जंग तो कभी भी हो सकती है। प्लेटो ने जैसे कहा है कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर। तो जंग तो बेशक हो सकती है, और पानी इसकी एक बड़ी वजह बन सकती है, लोग कह रहे हैं। जो एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान और इंडिया भी कुछ हद तक पानी की किल्लत में है। पानी तो कम हो ही जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होते जा रहे हैं, जहाँ से सबको पानी मिलता है, यानी हिमालय से। ये देखिए ना, अजीब बात कि हम अब भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हिमालय से जुड़े हुए हैं। तो हम दाना पानी अलग नहीं हुआ बिल्कुल। तो पाकिस्तान में भी बड़ी किल्लत है पानी की, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रिवर वाटर इरिगेशन पे। मतलब रेन फेड पे कम है और रिवर पे ज़्यादा है, 80% तक है। तो अगर इसमें पानी की फ़्लो कम होती है इन रिवर्स में, और क्योंकि हमने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी, तो दूसरी तरफ शक बढ़ सकता है। और जैसे कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, हो सकता है पब्लिक का नीचे से प्रेशर बने कि कुछ करो तो, और सरकार क्राइसिस में आ जाए। तो हो सकता है कि इस पे जंग शुरू हो जाए, क्योंकि बात ये भी हो रही है कि हम शायद बिल्ड करने वाले हैं या कर रहे हैं छोटी डैम्स कश्मीर में, उन्हीं नदियों पे जो जाके आगे सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो ये भी मुमकिन है कि वो एक बायस बन जाए जंग का। दूसरा, जो फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल आया है कि अगर कोई बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप या टीटीपी का कोई छोटा ग्रुप हमला करता है और जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी सिपाही मारे जाते हैं, तो वो भी एक बायस बन सकता है कि भाई। लेकिन ये तो अभी हो ही रहा है, ये चीज़ तो काफ़ी वक्त से हो रही है। ये चीज़ हो रही है, पर कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सेंसिटिव चीज़ उड़ा दी गई हो। मिसाल के तौर पे कोई नेवल शिप उड़ा दी, ग्वादर में पोर्ट में कोई उड़ा दिया जाए, या मिसाल के तौर पे कोई बड़ा जहाज़ उड़ा दिया जाए, या कोई मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को उड़ा दिया जाए, तो मुमकिन है वो भी एक बायस बन सकता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे हिंदुस्तान ही की तरफ से हो जाए, जैसे हुआ था मतलब सिंदूर में, कि किसी बात पे कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हो, जैसे पास्ट में हुआ है। तो
कई सूरत हाल ऐसी हैं जिसमें हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोहसिन साहब, इसका ये धमकी तो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है काफ़ी टाइम से कि हम जंग कर सकते हैं, तुमने पानी रोका या कुछ और इस तरह की बातें। लेकिन ये भी हमने पिछले काफ़ी वक्त में देखा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ आमने सामने की लड़ाई से बचता है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर हमारी ताकत का कोई बेशक। मुकाबला नहीं है, तो प्रॉक्सी वॉर उसकी सहूलियत में भी पड़ता है, उसके लिए आसान भी है। बेशक। तो ये इस रियलिटी से वाकिफ होने के बावजूद कि आमने सामने की लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते हैं, फिर क्या वो इस तरह की जो बातें की जा रही हैं सिर्फ बातें हैं, या इसकी इस कॉन्फिडेंस के पीछे और वजह है? क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ईरान जंग में उसने अमेरिका की जो मदद की है, उसके बाद उससे अमेरिका से पर्दे के पीछे कोई मदद मिल जाएगी और चीन तो उसके साथ आई? क्या इस तरह का भी कोई कॉन्फिडेंस है? बेशक चीन से बहुत मदद मिली इस जंग में उन्हें, और उससे कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा होगा। इंटेलिजेंस की भी मिली, सैटेलाइट्स की भी मिली, और प्लेन्स दे रहा है लेटेस्ट अपने जहाज़। जैसे मैंने आपसे मेंशन किया था कि J-35 जो चीन का स्टेल्थ फाइटर है, बात ये भी हो रही है, मतलब कोई ऑफिशियल साइनिंग तो नहीं हुई है, बट न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आ रही है कि 40 J-35 दिए जाएंगे। इसका कोई अमेरिका के अलावा इसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में, इस J-35 का। तो वो कॉन्फिडेंस है कि चाइना, दूसरे आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका की काफ़ी मदद की है उन्होंने इस ईरान जंग में सुलह करके, तो कुछ ना कुछ मांगेंगे तो जवाब में, वसूली तो करेंगे। पर अब सवाल ये है कि वसूली किस किस्म की होगी। मेरे ख्याल से आर्थिक होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब, माली हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान के, और उनको सख्त ज़रूरत है या तो टैरिफ की रिडक्शन हो या कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए। हथियार के लिए अब पाकिस्तान इतना निर्भर नहीं है अमेरिका के ऊपर, तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, अनलेस वो कुछ अपने F-16 का कुछ बदला चाह रहे हैं, बट मतलब बदलाव चाह रहे हैं, बट मुश्किल लग रहा है कि हथियार मांगेंगे वो अमेरिका से, ऐसा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो और तीसरी बात ये है कि कुछ हद तक पाकिस्तान आर्मी को फ़ायदा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में। यानी पाकिस्तान आर्मी बहुत प्रॉब्लम में थी, उससे पहले इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, वो सबसे पॉपुलर लीडर थे, सालों से जेल में थे पाकिस्तान में, और हाय हायकार और थू थू हो रही थी पाकिस्तान आर्मी की। पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ आसिम मुनीर की और पाकिस्तान आर्मी की साख बढ़ी है, तो ये भी मुमकिन है कि अगर वो फिर से ट्रबल में आए, फिर से मुसीबत में आए, तो वो भी कुछ टेंशन बढ़ाने की कोशिश करें। और शायद ये आसिफ साहब का यही इरादा हो ये सब कहने का कि किसी तरह से अपनी पॉपुलैरिटी को, क्योंकि ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो आर्मी का ही एक तरह से एक्सटेंशन समझ लीजिए, तो वो इस तरह से। बिल्कुल। लेकिन इंडिया के, अगर मैं पर्सपेक्टिव से पूछूं, इंडिया के लिहाज से पूछूं कि अगर ऐसी कोई सूरत-ए-हाल होती है कि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आते हैं, सपोज ऊपर वाला ना करे कि पुलवामा जैसा कुछ हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो क्या इंडिया के जहन में अमेरिका भी एक फैक्टर रहेगा? ये देखते हुए ख़ास तौर पर कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान और अमेरिका नज़दीक गए हैं। अभी जेडी वैंस साहब, जिस तरह से जो मुनीर साहब हैं उनको जो ट्रंप है अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कह चुके हैं, वाइट हाउस बुला चुके हैं। अभी जेडी वैंस ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि एक जो इंडियन है वो मेरा फेवरेट है और एक पाकिस्तानी फेवरेट है। इंडियन तो मेरी वाइफ है और फेवरेट पाकिस्तानी मेरा आसिम मुनीर है। ठीक है, हालांकि सब कहने को बातें हैं, तो लेकिन फिर भी, और पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसी अमेरिका ने दखल भी दिया था, पहले वो कह रहे थे हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या इंडिया के जहन में अमेरिका भी एक फैक्टर होगा अगर पाकिस्तान के साथ कोई फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि अमेरिका क्या पाकिस्तान के साथ जा सकता है या फिर से कोई दखल दे सकता है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के बारे में इंडिया एक तरह से अमेरिका के बारे में सोचेगा। एक तरह से ये कि पिछली बार देखिए सुलह के मामले में बहुत गड़बड़ हो गई, आपको तो पता ही है, दर्शकों को भी पता ही है कि क्या हुआ, जो ट्रंप बार बार कहने लगे कि हमने कराई है ये वो। हालांकि अमेरिका मदद करता था सुलह कराने में, वो तो 1990 से ही चल रहा था, पिछले 30-35 साल से, कि जब भी इंडिया पाकिस्तान की झड़प होती थी तो अमेरिका ठंडा करता था, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि कोई न्यूक्लियर वॉर हो या कोई बहुत बड़ी जंग हो, क्योंकि उसमें अमेरिका का भी नुकसान है, सबका, मतलब पूरी दुनिया का नुकसान है। सही बात है। तो पर अब इस बार जो है, हो सकता है इंडिया भी हिचकिचाएगा अमेरिका से सुलह करवाने की तरफ हाथ बढ़ाने में, और अमेरिका, अगर ट्रंप हुआ तो भी अमेरिका भी थोड़ा हिचकिचाएगा। तो वो मामला हो सकता है कि जंग ख़त्म कैसे होगी अगर शुरू हो गई तो। पर वैसे कि अमेरिका कोई फैक्टर होगा, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंडिया ज़्यादा सोचता है अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, क्योंकि देखिए ये अच्छा नहीं है, अगर आप बार बार लड़ेंगे तो आपके निवेश
कम होगा, फॉरेनर्स कम आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हम ताकतवर हों, जिसके लिए हमें अमन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। लेकिन अगर जंग थोपी जाती है तब तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना। हाँ, वो है। उस केस में फिर इंडिया थोड़ा चाइना के बारे में भी सोचेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट चल रहा है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, मतलब चाइना उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, हथियार, सैटेलाइट, और चाइना इतना ज़्यादा अब एडवांस हो चुका है, मतलब आप समझिए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर बन चुका है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चर, मिलियंस ऑफ ड्रोन्स बनाता है चाइना हर साल। तो अगर पाकिस्तान उसकी छत्र छाया में, एक तरह से समझिए ना, तो ये सोचना पड़ेगा कि किस किस्म की मदद मिल सकती है। हमारे भी हालात चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं, आपने देखा ही क्या हुआ है लद्दाख में, और हमारे 50,000 सिपाही फ्रेश उस बॉर्डर पे मुस्तकिल बेस्ड हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा बमुकाबले की अमेरिका। आई डोंट थिंक वो बिल्कुल। लेकिन अब मैं इंडिया अमेरिका के रिलेशन पर आता हूँ। एक और डेवलपमेंट पिछले कुछ दिनों में हुई है जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि पैसिफिक ओशन में जो यूएस इंडो, जो वहाँ पर पूरा उसका मिशन का नाम था जो अमेरिका का, उसमें से अमेरिका ने इंडो यूएस था, सॉरी, तो उसमें से इंडो शब्द निकाल दिया, जबकि इसी ट्रंप के रहते 2018 में उसको इंडो यूएस नाम दिया गया था। और तब भी माना गया था कि अमेरिका एक तरह से चीन को मैसेज दे रहा है कि ये इस समुद्र के इस इलाके में हम भारत के साथ हैं। अब इंडो निकाल दिया गया है, तो इस पर एक एक्सपर्ट मायने ये निकाल रहे हैं कि चीन को शुरू से चीज़ पसंद नहीं थी, तो चीन के साथ चूंकि अब ट्रंप और अमेरिका ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं तो उसके लिए किया गया है। लेकिन अब फिर दूसरा इसके चिंता की बात यह है कि एक तरफ आप जब क्वाड की बात करते हैं, और बाद में ये भी बात थी कि क्वाड को नेटो की तरह बनाना है, और आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें उसी में पीछे हट रहे हैं, तो फिर क्वाड की रिलायबिलिटी और अमेरिका पर निर्भरता चीन को लेकर हमारी कितनी होनी चाहिए, इसे किस नज़र से देख सकते हैं? बहुत ज़बरदस्त, आप भी पूरी जानकारी रखते हैं। तो बेशक बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ख्याल से क्वाड जो था वो एक लेम डक था, मतलब अच्छा, आपको शुरू से उसमें मुझे शुरू से उसमें कोई दम नहीं लगा ना, तो हम इंटरेस्टेड थे क्योंकि हम भी चाइना को कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे अमेरिका के कहने पे, और जो बाकी दोनों थे जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनको प्रॉब्लम है चाइना के साथ, तो वो चाह रहे थे हमें खींचना उस प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम ये है कि वो तीनों और चाइना के बीच में समंदर है। हम ही अकेले हैं जिसका लैंड बॉर्डर है चाइना के साथ, यानी कल अगर कोई मुठभेड़ होती है तो उसको हमें झेलना पड़ेगा, इनको बाद में करना पड़ेगा। तो हम भी रिलक्टेंट थे, हम भी नहीं चाहते थे ज़्यादा इसमें घुसना, और अमेरिका भी। और फिर हल्के हल्के अमेरिका को ये रियलाइजेशन भी हो गया कि इंडिया भी नहीं है। तो ट्रम्प जो है वो बहुत ट्रांजैक्शनल आदमी है, वो चाहते हैं कि अगर आज आपको कुछ दें तो आज या कल में ही आप वापस कुछ उनको दें। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते लॉन्ग टर्म। पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थे पिछले 25 साल से, इंक्लूडिंग ट्रम्प वन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये कहते थे कि हम अभी इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया पे ऑफ करेगा। अब दो चीज़ें हुई, एक तो वो टाइम पीरियड बढ़ता गया, यानी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं रही। लोग समझते थे हम अगला चाइना बनेंगे और बहुत बड़ा व्यापार होगा, बहुत बड़ा मार्केट होगा, वो दिखता हुआ नहीं लगा उनको। ये मैं बता रहा हूँ बातें जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, यानी कांति वाजपेयी और ऐसे। अभी उनका एक आर्टिकल आया बहुत इंटरेस्टिंग कि अमेरिका का अटेंशन इंडिया से शिफ्ट हो गया है उनके अकॉर्डिंग, और दिख भी रहा है कि जैसे आप बता रहे हैं कि अब इंडो पैसिफिक का नाम चेंज करके पैसिफिक कर दिया, यूएस, इंडो यूएस का नाम बदल के सिर्फ उन्होंने यूएस कमांड कर दिया, पैसिफिक कमांड, हाँ, यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया सिर्फ। तो ये दिख रहा है कि उनको ये लगता है कि यार इमीडिएट बेनिफिट मेरा कहाँ से है, और ट्रम्प को लगता है वो चाइना से है, बड़ी इकोनॉमी है, और फिर रेयर अर्थ्स भी कंट्रोल करती है उसके साथ, इसलिए वो बार बार G2 करते हैं ट्रम्प। अब देखिए G7 में भी जाते हैं, G20 में भी जाते हैं, तो G2 की बात करते हैं ट्रम्प। तो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। पाकिस्तान की उनको ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये कंट्रोल करना है, ये अब जिस मुसीबत में वो फंस गए हैं बिला वजह इसराइल के कहने पर, तो मतलब वो हर चीज़ जो वो यूटिलिटी, इमीडिएट रिटर्न के हिसाब से देखते हैं कि अभी इसका क्या, ये क्या दे सकता है मुझे, क्या ले सकता है, क्या देना है, ट्रांजैक्शनल जिसे कहते हैं ना। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इंडिया उस रेडार पे अभी नहीं है उनके, उनको लगता है। और दूसरी बात ये भी लगता है कि भाई इंडिया आसानी से मानता नहीं है बातें। इंडिया बाम मरोड़ना उतना आसान नहीं है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, फिर इंडिया की अपनी एक साख है, फिर इंडिया की एक अपनी पब्लिक ओपिनियन है, इंडिया की एक हिस्ट्री है कि भाई हम तो किसी के सामने ऐसे नहीं झुकते। अब पाकिस्तान को वो प्रॉब्लम्स नहीं है,
उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। और चीन भी किसी के सामने नहीं झुकता, बट चीन से फ़ायदे बहुत हैं क्योंकि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और इतनी ज़्यादा पावर है चीन के पास कि उसको अपसेट करके और तकलीफ में अमेरिका को लाना है, मतलब उसको। तो इंडिया ठीक है, मतलब ना तो दुश्मन है ना बहुत गहरा दोस्त है, इतना तो कोई बीच की चीज़ है वो। लेकिन मोहसिन साहब, बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन यहीं पर एक सवाल होता है। आपने कहा कि इंडिया बीच की चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज जिस तरह से दुनिया एक अलग अलग ध्रुवों में बटी हुई है, तो आप जिसे आज इससे पहले गुट निरपेक्षता कहते थे कि अब तो नॉन अलाइंड है, उन्होंने कहा अब वक्त नॉन अलाइंड होने का नहीं, आपको क्लियरली अपनी जो है कमिटमेंट बतानी पड़ेगी कि आप किस तरफ हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें कि अगर चीन ये देखता है कि एक तरफ तो तुम ब्रिक्स में हमारे साथ आ जाते हो, या शंघाई कॉर्पोरेशन में हमारे साथ आ जाते हो जो वेस्ट और अमेरिका के खिलाफ बना है, फिर बाद में तुम क्वाड में चले जाते हो जो हमारे खिलाफ बना है, तो इससे हम अपने हिसाब से नॉन अलाइंड है, लेकिन दुनिया इसको देख रही है कि हम ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने 100% सही बात कही है। पर इसमें मैं एक करेक्शन करूंगा बस, कि हम नॉन अलाइंड नहीं थे। हम नॉन अलाइंड थे नेहरू के या इंदिरा गांधी के ज़माने में। हम अब थे मल्टी अलाइंड, यानी हम हर गुट में जाके बैठते थे। पहले हमारा ये था, हम हर एक से दूरी करते थे। तो वो आदमी हुआ ना जो कहे कि भाई मैं आपके साथ भी नहीं हूँ और आपके दुश्मन के साथ भी नहीं हूँ, तो दूसरा आदमी फिर इतनी अपेक्षा नहीं करता, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करता आपसे। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हम उसके घर पे भी बैठ के चाय पानी पी रहे हैं, उसके घर पे भी जाके खाना खा रहे हैं, तो वो कह रहा है भाई अब मुझे जरूरत है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए। सही बात है। ये थोड़ा अलग है नॉन अलाइनमेंट से जो हमने अब कर रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट। बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या है कि अपेक्षाएं डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाती हैं, मायूसी में बदल जाती है अगर आप उनके साथ फिर खड़े ना हो। तो इस तरह से मेरे ख्याल से हमारी नीति जो है वो अच्छे टाइम में तो बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, पर जैसे ही दुनिया बिगड़ने लगी, जो मैं कहूँगा यूक्रेन जंग से शुरू हुआ 2022 से, और फिर ये इज़राइल फ़लस्तीन, और फिर अमेरिका इज़राइल ईरान, ये जो जंगें होती गईं, और फिर चीन और अमेरिका के बीच में भी फ्रिक्शन बढ़ता गया, समझिए। तो फिर ये हमारी पॉलिसी जो थी वो काम नहीं आई, बल्कि एक तरह से बैकफायर कर गई। तो इसके पीछे मोहसिन साहब एक वजह आप ये भी देखते हैं कि इंडिया कोई स्टैंड इसलिए नहीं ले पाता जब उसे दोस्त चुनना होता है किसी में, क्योंकि हमारी जितनी भी अगर 3 बड़ी ताकतें दुनिया में, मैं रूस, अमेरिका या चीन को मानूं, हर किसी पर अपनी तरह की निर्भरता है। हम अपनी लोकल इंडस्ट्री के लिए चीन से सामान खरीदने पर निर्भर हैं। हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चूंकि यूएस को होता है, तो हम उससे भी संबंधी बिगाड़ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हथियार और तेल हम रूस से खरीदते रहे हैं, तो उससे भी, उसको लेकर भी हम उसको भी नाराज़ नहीं कर सकते। चूंकि आपकी तीनों पर ही निर्भरता है, तो आप फिर कैसे कोई स्टैंड लेंगे? बेशक आपने 100% सही बात की। बस मैं 1-2 इजाफे कर दूं कि अमेरिका से हमारी टेक्नोलॉजी की भी डिपेंडेंस है, मार्केट के अलावा, और चाइना से हमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें चाइना के इंपोर्ट से बगैर हम चल ही नहीं सकते। हमारे व्यापार, हमारा जो इंडस्ट्री है वो क्योंकि चाइना सस्ता माल बेचता है ना, तो वो सस्ता माल हमारे इंडस्ट्री को चाहिए। नहीं तो हमारे, आपका ये जूता महंगा हो जाएगा, आपके ये फ़ोन महंगा हो जाएगा, आपकी हर चीज़ महंगी हो जाएगी अगर आप चाइना को कट ऑफ कर दें, और आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आपकी ग्रोथ रेट गिर जाएगी, क्योंकि वो सब इनपुट है आपके आउटपुट में। मतलब जिस फार्मा सेक्टर पर हम इतना गर्व करते हैं, वो सारा निर्भर वहाँ से आने वाले एपीआई पर निर्भर करता है। बस इसमें एक इजाफा ये करूँगा कि चाइना पे हम सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस की नहीं, मिलिट्री की वजह से भी हम नहीं कट ऑफ कर सकते, क्योंकि वो बॉर्डर हमारे लिए अगर लाइव है, जो चाइना भी कोशिश करता है कि उसको एम्बिगुअस रखे, उसको स्थिर ना होने दे, तो हम उसको भी नहीं चाहते कि वो एक हद से ज़्यादा वहाँ पे हालात बिगड़ जाएं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ, और हालात बिगड़ गए हैं। तो कितने फ्रंट पे इंडिया खोल के रखेगा? पाकिस्तान से तो खुला हुआ ही है 70 साल से, चाइना से ही 50 साल से खुला हुआ है बॉर्डर, अब ये छोटे मुल्कों के, तो मतलब इंडिया की बहुत बड़ी फौज है, दुनिया की शायद दूसरी या पहली नंबर की फौज है, 12 लाख, पर फिर भी एक लिमिट है, मतलब लिमिटलेस तो नहीं है, अनलिमिटेड फौज तो नहीं है हमारे पास। एयर पावर तो अभी भी हमारे पास नहीं है, कहते हैं कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतना होनी चाहिए हमारे पास, उसकी शायद अभी 2/3 है, या कंपनी शायद 42 होनी चाहिए, और अभी 28 या 29 है। बिल्कुल सही, स्क्वाड्रन्स 42 होनी चाहिए। और हमारे पास एक तो नहीं है, और फिर हमारे प्लेन पुराने हैं, हमारे पास कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, जो अमेरिका और चीन के पास हैं, और शायद पाकिस्तान के पास भी आ जाएं। अभी तक क्लियर नहीं है, बट लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान ने साइन कर दी है डील, बता नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मोहसिन साहब ये बताइए कि हमने अमेरिका की बात की और बताया कि हमारी मजबूरियां क्या हैं, चीन को लेकर थोड़ा समझाइए। जो लगातार हम बात करते हैं कि यार इंडिया तो विलिंग है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको हम रिजॉल्व करें,
लेकिन चाइना शायद चाहता है कि ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी बनी रहे, भारत उलझ के रहे उस बॉर्डर डिस्प्यूट में, क्योंकि उलझ के रहेगा तो उसकी जो सारी जो ताकत है उस फ्रंट पे लगी रहेगी, फौज वहां रहेगी और फिर वो पाकिस्तान अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर पर प्रेशर फील करेगा। क्या चाइना की स्ट्रेटेजी भारत को लेकर दिखती है? क्या इस बात में सच्चाई है कि चाइना चाहता है कि भारत उलझ के रहे और ये बॉर्डर डिस्प्यूट यूं ही बना रहे, इसका कोई निराकरण ना हो? देखिए, इसके ऊपर तो एक पूरा एपिसोड हो सकता है, क्योंकि इतना पेचीदा और लंबा मामला है। मतलब आप समझे कि ये मामला शुरू होता है 1913 से। शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रिटिश ने कराई। ये जो मैकमोहन लाइन जो जिसे कहते हैं, जिसे हम मैकमोहन बोलते हैं हम लोग, पर मैकमोहन है तो स्कॉटिश आयरिश नाम है। तो वो उस लाइन को ड्रॉ किया ब्रिटिश ने, पर वो गलत ड्रॉ किया ब्रिटिश ने मेरी राय में, और बहुत सारे विशेषज्ञों की लाइन में, कि एक होती है पहाड़ों में एक लाइन होती है जो जहाँ से पानी अलग अलग दिशाओं में फ्लो करता है। यानी नदी जो है वो या तो उस तरफ बहेगी या इस तरफ बहेगी, उसको कहते हैं वाटरशेड लाइन पहाड़ की। उस पर नहीं ड्रॉ किया ब्रिटिश ने। ब्रिटिश भी तो बहुत अब उनके पास ताकत थी, वो कर सकते थे। उन्होंने प्रेशर डाल के उस लाइन को आगे बढ़ा दिया तिब्बत के अंदर थोड़ा सा। और तो चाइनीज़ जो आया वहाँ पे डेलीगेट, उसने साइन ही नहीं किया, वो रातों रात भाग गया। अगली सुबह साइन करना था वो डील, वो रात में ही भाग गया वहाँ शिमला से। तो 1913 मतलब सोचिए, फिर तिब्बत का भी आदमी आया था वहाँ रिप्रेजेंटेटिव, और हमारा भी था, और ये वो मतलब हमारा मतलब ब्रिटिश का था। तो वो लाइन साइन नहीं हुई। चाइना ने हमसे कहा आज़ादी के बाद कि देखो ये लाइन जो थी वो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती करी थी, ये सही लाइन नहीं थी, सही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पर इंडिया में इतना प्रेशर था पार्लियामेंट का और पब्लिक का कि नेहरू नहीं कर पाए। नेहरू भी चाहते थे कि इसको, उनकी भी बात एक तरह से समझी जाए, अगर आप निरपेक्ष तौर पे देखें, तो वो कह रहे थे कि देखो ये लाइन सही लाइन नहीं है, ये हमारे ऊपर थोपी गई है, और ये सही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें इस आक्साई चीन की ज़रूरत है एक हाईवे बिल्ड करने के लिए तिब्बत और जिंजियांग के बीच में। उन्होंने दोनों पे कब्जा कर लिया था, उनको एक हाईवे बनाना था उसके बीच में। तो मेरा कहने का मतलब ये, चाओ एन लाई ने कोशिश की बॉर्डर को सेटल करने की, 56 में भी कोशिश की, हमें ऑफ़र दिया, ये देता रहा ऑफ़र। बाद में भी चाइना, वो कहते थे कि हम आपका अरुणाचल पे पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लेंगे। हालांकि अरुणाचल एक ज़माने में तिब्बत का हिस्सा होता था, पर वो बहुत पुरानी बात है, वो अंग्रेज़ों ने वो भी छीन लिया था। तो उन्होंने कहा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर इंडिया उस वक्त नहीं माना। पर उसके बाद से, यानी समझिए 79-80 के बाद से चाइना नहीं मान रहा उस बॉर्डर को सेटल करने का। तो ये भी सच है कि जब आपने 50s का जिक्र किया, 56 के आसपास जो तिब्बत में कुछ गतिविधियां तेज हुई, वो चाइना को भारत पर भी डाउट था कि भारत भी अपनी तरफ से कुछ कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पर रिश्ते खराब हुए? क्योंकि अभी आमतौर पर जो हम पढ़ते हैं कि अचानक से चीन ने हमें धोखा दे दिया और 62 का युद्ध हम पर थोप दिया, लेकिन उससे पहले की पृष्ठभूमि 5 से 6 साल की क्या थी वो? बेशक आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम भी तिब्बत में हमने एक्सेप्ट तो कर लिया था चाइना का टेक ओवर, पर अब हम ये भी तो नहीं कर सकते ना कि अब दलाई लामा भाग के हमारे मुल्क में आ रहे हैं। पर हमारे इतने पुराने ताल्लुकात हैं। महायाना बुद्धिज़्म समझिए एक कश्मीरी शैविज़्म का ही पार्ट है। यानी तंत्र जो कश्मीरी शैविज़्म में आया वही महायाना बुद्धिज़्म में गया। फिर जो पहले लोग बुद्धिज़्म वहाँ से लेके गए वो तो हमारे यहाँ से लेके गए। हमारे मतलब बहुत प्राचीन 2-2.5 हज़ार साल के संबंध हैं, तो ऐसे आप तोड़ नहीं सकते। तो वो आए हमारे पास शनार्थ लेने। अब हमने ये तो नहीं कहा कि नहीं भाई तिब्बत जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, पर हमने क्योंकि उनको शनार्थ दी और वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। उस वक्त अमेरिका बहुत चीन के खिलाफ था, तो अमेरिका भी दलाई लामा को सपोर्ट कर रहा था, और दलाई लामा बार बार बोल रहे थे कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। तो चीन ने यही समझा कि भाई इंडिया जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमारी टेरिटरी को। अब तिब्बत का पूरा मामला ही कॉम्प्लेक्स है। यानी अपनी आधी हिस्ट्री उसने एज अ पार्ट ऑफ चाइना गुजारी है, चाइना का हिस्सा बन के गुजारी है, और आधी हिस्सी उसने काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट गुजारी है। तो अब ये कहना कि वो है चाइना का या आज़ाद है, ये कहना मुश्किल है। इसका कोई हाँ या ना में जवाब नहीं है। तो वो मामले ख़राब होते गए, बिल्कुल सही आपने कहा। और फिर ये पार्लियामेंट फोर्स करता रहा नेहरू को कि फॉरवर्ड पॉलिसी में, और तो नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी जो एक गलती थी, क्योंकि ताकत थी नहीं उस वक्त, हमारे उतने ट्रूप्स नहीं थे वहाँ पे, रोड्स नहीं थी उस वक्त, ब्रिटिश ने कुछ बिल्ड तो किया नहीं था वहाँ पे, तो उसको मेंटेन करना मुश्किल था।
और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, ऑलरेडी पॉलिटिकल उथल पुथल थी। तो कभी कभी कुछ कंट्रीज ऐसा भी करते हैं ना कि बाहर जीत के दिखाते हैं कि नहीं मैं माओ के अगेंस्ट, चाइना के अंदर बहुत उथल पुथल थी, क्योंकि वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो उन्होंने की थी उसमें कहते हैं शायद कोई कहता है 32 मिलियन, कोई कहता है 50 मिलियन, कुछ पता नहीं, इतने लोग मारे गए भूखमरी से, यानी 3 से 5 करोड़ के बीच में लोग। अब सोचिए कि क्या हालत होगी उस मुल्क की उस वक्त कि जिसमें भूखमरी से। तो लोग कहते हैं ये भी हो सकता है कि कुछ हद तक इंटरनल चाइनीज प्रॉब्लम रही हो। तो आज की तारीख पर मोहसिन साहब आ जाएं, अब अगर लेटेस्ट जो आप हमें बता पाएं कि अब जब हिंदुस्तान की सरकार चाइना को कहती है कि चलो इस जो तुम्हारे जो भी आपत्ति हैं उस पर हम सुनते हैं और क्या इसका हल निकल सकता है, तो चाइना की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? तो देखिए ये व्यू जो आपने पहले बताया ना, ये भी एक व्यू है कि चाइना उस बॉर्डर को इसलिए भी रखना चाहता है ताकि इंडिया ना थोड़ा सा इस फ्रंट पे उलझा रहे और उसके रिसोर्सेज भी, उसकी फौज भी उसमें उलझी रहे। नहीं तो क्या होता कि उससे अगर पैसे बचते, एक तो पाकिस्तान पे उलझा हुआ है इंडिया, वो तो 70 साल से उलझा, इनके साथ ही 60 साल से उलझा हुआ है, तो इतने रिसोर्सेज नहीं बचते कि इंडिया अपनी नेवी पे, अपनी एयरफोर्स पे खर्च कर पाए वो रिसोर्सेज। नहीं तो हमारी नेवी और दूर तक जाती है, हमारी एयरफोर्स और फैलती। एक अल्फ्रेड थियर माहन करके अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट थे, अमेरिकन नेवल पावर के, आज से 150 साल पहले। तो उनकी बहुत बड़ी कहावत है कि देखो वही कंट्री ग्लोबल पावर बन पाते हैं और सी पावर बन पाते हैं जिनके लैंड बॉर्डर सेफ होते हैं। तो क्योंकि यूके के लैंड बॉर्डर सेफ थे क्योंकि आइलैंड है, और अमेरिका के लैंड बॉर्डर सेफ थे, इसीलिए अमेरिका प्रोजेक्ट कर पाया पावर बाहर। तो एक तरह से हिंदुस्तान को केज करके रखा जा रहा है साउथ एशिया में। और फिर कुछ मैं कहूँगा हमारे भी कुछ गलत फैसले थे नेपाल के प्रति और बांग्लादेश के प्रति। मैं इसी पर आने वाला था। ये जो हॉस्टिलिटी नहीं दिख रही है कि बांग्लादेश बड़ा एग्रेसिव हो गया, और नेपाल में भी आपको अभी हमने ताज़ा देखा कि हमारे विदेश सचिव गए तो वहाँ के पीएम ने कहा कि नहीं मुझे कोई बराबर का आदमी भेजो, मुझे इनसे बात नहीं करनी है। वो भी मतलब बड़ा लोगों को ताज्जुब हुआ ये कैसे है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये उन देशों की फॉरेन पॉलिसी भारत के साथ जो उनके संबंध रहे उससे निकल कर आई है, या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चाइना का या किसी और का इन्फ्लुएंस है जिस वजह से वैसे कर रहे हैं? नहीं, चाइना का ऐसा कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। लोग यहाँ पे उड़ाते हैं पर इसके में सही बात तो नहीं उसको थोड़ा सा बताइए। लोग कहते हैं कि चाइना ने रेवोल्यूशन करा दी यहाँ और वहाँ, ऐसा नहीं है। पर हाँ, एक तरह से चाइना का है इन्फ्लुएंस कि अब चाइना एक साउथ एशियन पावर बन गया है, यानी कि चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस हर साउथ एशियन कंट्री से, पाकिस्तान से लेके, नेपाल से लेके, बांग्लादेश से लेके, बर्मा से लेके, अब इतने डीप हैं क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी विस्तार हो गई है कि वो ट्रेड कर रहा है और कई टेक्नोलॉजीज में वो सबसे एडवांस्ड है और सबसे सस्ता है। मिसाल के तौर पे सोलर टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। अब आप सोचिए कि नेपाल में पिछले साल 2024 या 25 में 73% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी जो सब चाइना से आ रही थी। तो आपकी इकोनॉमी ही पूरी चाइना रन कर रहा है। आपके नेपाल में जो डैम्स बन रहे हैं छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वो ज़्यादातर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं, चाइना के इन्वेस्टमेंट से भी बन रहे हैं। तो चाइना बांग्लादेश में भी इसी तरह से एंटर कर रहा है क्योंकि चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग पावर, मतलब चाइना का एक्सपोर्ट नहीं, चाइना का ट्रेड सरप्लस 1 ट्रिलियन से 1.2 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स जिसे कहते हैं। तो वो चाइना फैला रहा है। चाइना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, 30% ऑफ वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइना में इस वक्त, 30% वर्ल्ड की। तो चाइना, तो एक तरह से वो आपकी जब इकोनॉमी में एंटर करता है तो वो आपके पॉलिटिक्स, तो उनको लगता है अभी तक क्या था, ये सारे छोटे मुल्क हमारे पर निर्भर थे और हम भी उसी विचार में थे आज से 20, 25, 30 साल पहले के कि हम यहाँ के बड़े भैया हैं। पर अब ऐसा नहीं, अब उनके पास ऑप्शन है। तो वो क्या कर रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं, यानी एक ताकत को दूसरी ताकत के विपरीत खड़ा करके दोनों से फायदा लेने, विच इज़ नॉर्मल। हमने भी ऐसा किया है। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी नेहरू की वो यही थी एक्चुअली। दोनों से हम फायदा उठाते थे, अमेरिका से भी और रूस से भी हमें मदद मिलती थी, एड आता था, हथियार मिलते थे। तो वो भी अब ये कर रहे हैं। तो एक तरह से चाइना हैज़ एंटर्ड इनटू साउथ एशिया। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, कि इन पे है। पर हमारे जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं वो अब उनके पास चाइना का ऑप्शन है, पर प्रॉब्लम तो हमारी और उनकी है। यानी कि हमने भी कुछ सही कदम नहीं लिया। मिसाल के तौर पे हमने जब नेपाल का ब्लॉकेड किया 2000 वही कब थे, 15 था, 14 था, 14-15 वही वक्त था। वो 15 का वक्त वो सही नहीं था
क्योंकि उसका ना जहनी मानसिक असर ऐसा पड़ा कि वहाँ पे दवाइयों की शॉर्टेज हो गई, गैस के सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई, तो वो हमारे विपरीत गया, हमारे पब्लिक सेंटिमेंट जो था वो उसके हिसाब से बिल्कुल सही नहीं था, वो नहीं था। और अब उसका नतीजा दिख रहा है, क्योंकि अब वो जो बच्चे थे उस वक्त, अब वो नौजवान और जेन एक्स बन गए। अब उनकी सरकार आ गई। अभी जो नेपाल की सरकार है वो जेन एक्स की सरकार है, वही लेके आए हैं उस सरकार को। तो वो सरकार अपने बेस के सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करेगी। वो सरकार अपने सपोर्टर्स के जो इमोशंस हैं उन्हीं को दिखाएगी। तो वो कह रही है कि नहीं, अब हम आप पुश नहीं कर सकते, अब हम अपना बराबर का समझें, ये वो सॉवरेंटी। तो और इसी तरह से बांग्लादेश में हुआ, क्योंकि वो शेख हसीना जो भी थी, उन्होंने पिछले 2 इलेक्शन रिग किए। यूएन कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, हर एक कह रहा है। तो वहाँ की पब्लिक जो थी वो उनके साथ खुश नहीं थी, और वो देखा जा रहा था कि इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडियन इलेक्शन कमीशन एज एन ऑब्जर्वर जाता था और सर्टिफाई करता था उन इलेक्शंस को कि ये फ्री एंड फेयर। तो वो कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा किया, और फिर शेख हसीना को हमने रखा हुआ है यहाँ पे, शनाख्त दी हुई है, वो रह रही हैं यहाँ पे, और यहाँ से स्टेटमेंट्स भी देती रहती हैं वहाँ के। तो वो तो कह रहे हैं ये तो क्रिमिनल हैं अकॉर्डिंग टू देम, उनके 1400 लोग मार दिए उन्हीं में। वैसे तो कह रहे हैं 8000 डिसअपियरेंसेस हैं, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं उनके दौर में, पर 1500 तो उसी राइट्स में ही मारे गए जो हुए। तो आपका बेसिकली कहना कि दोनों तरफ की बात है, एक तरफ है कि चाइना का इन्फ्लुएंस भी, दूसरी तरफ हमसे भी कुछ गलतियां, रणनीति गलतियां हुई हैं, भले ही वो नेपाल को लेकर हो या बांग्लादेश को लेकर हो। बेशक। मोहसिन साहब, एक और अगर हम थोड़ा बाकी दुनिया की तरफ रुख करें, अब लोगों की निगाहें जो है लगातार यूएस और ईरान पे बनी हुई है। काफ़ी टाइम से बात चल रही है कि शांति समझौता हो गया, लेकिन फिर हर दूसरे दिन कोई खबर आ जाती है कि ईरान इस बात से नाराज़ हो गया, यूएस ने ये धमकी दे दी। अब लेटेस्ट जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट है वो भी अपने आप में चिंता का सबब है। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, यूएस और ईरान जो डील कर रहे हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी वो जाने। अब सवाल ये है कि अगर नेतन्याहू इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं और लेबनान पर अगर वो हमले जारी रखते हैं, और ईरान की आपत्ति लगातार ये है कि अगर तुम लेबनान पर अटैक करोगे तो फिर मेरी तरफ से भूल जाओ, मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है, तो फिर ये अलाइंड कैसे होंगे? मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि बहुत ही सिंपल भाषा में, कि हॉर्मूज की है इस पूरी जंग का। हॉर्मूज जब तक बंद रहेगा और तेल और फर्टिलाइज़र वहाँ से व्यापार नहीं हो पाएगा, तब तक वर्ल्ड की इकोनॉमी एज पे रहेगी, और अगर 1-2 महीने और ऐसे सिचुएशन रही तो गिर जाएगी डिप्रेशन में। ट्रंप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो बेस भी है और जो जनरल अमेरिकन पब्लिक है वो इस जंग के खिलाफ है। पहले भी खिलाफ थी 66%, पर अब और भी ज़्यादा खिलाफ हो रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है वहाँ पे, तेल की कीमत। उनका मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर 7 को। उनको पता है कि अगर ये हार गए तो वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे अगले 2.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, उसके बाद नवंबर के बाद। और उनको ये भी पता है कि सिर्फ लेम डक प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस खोले जाएं करप्शन के, उनकी फैमिली के अगेंस्ट। तो वो तो अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि तेल गिरे, स्टॉक मार्केट गिरे और उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो और उनका वोट जाए। दूसरी तरफ नेतन्याहू भी अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी लेट अक्टूबर अर्ली नवंबर में इलेक्शन होना है इजराइल में। उनको पता है कि अगर वो नहीं डिलीवर कर पाते, इजराइल की पब्लिक उनसे खफा है, क्योंकि उनको तो ये दिखाया गया था सपना कि हम जीत रहे हैं, हम गाज़ा को भी तबाह कर दिया हमने, लेबनान को भी, और अब हम ईरान को भी तबाह कर रहे हैं और रेजिम चेंज करा देंगे और तुम लोग सब सेफ हो जाओगे, मिसाइल भी ख़त्म हो जाएंगी और न्यूक्लियर भी ख़त्म हो जाएगा सब। तो अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये फेल हो रहे हैं। और अंदर की बात यह है कि नेतन्याहू कोई एक्सट्रीम राइट नहीं है, मेरी राय में वो इजराइल का सेंटर है। क्योंकि जो ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन हैं, नफ्ताली बेनेट और यार लपीद, वो तो आक्रमण नेतन्याहू पे ये कर रहे हैं कि तुमने तो कहा था कि ईरान पे फतेह हो जाएगी और तुम नहीं कर रहे, और तुम हमारी सिक्योरिटी को, और तुम ट्रंप के सामने थल्ले लग रहे हो। तो वो जो है वो आक्रमण, मतलब कह रहे हैं कि नेतन्याहू को कह रहे हैं कि तुम कम एग्रेसिव हो। एग्जैक्टली, वो ज्यादा एग्रेसिव है। और इजराइल की पब्लिक भी बहुत एग्रेसिव है। 93% इजराइल की जूइश पब्लिक की बात कर रहा हूँ ने सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ फलस्तीनी भी हैं, तो 2 मिलियन के करीब अरब भी हैं, 30% अरब भी हैं, 20-22% है। तो वो जो अरब है वो खिलाफ है, ज़्यादा है, मतलब जंग के। पर अगर आप सिर्फ जूइश इजराइलीज को ले तो 93% सपोर्ट कर रहे थे अटैक। बहुत ही हाई परसेंटेज है जंग के लिए सपोर्ट करना। तो पब्लिक भी आक्रामक है, ऑपोजिशन भी आक्रामक है, तो नेतन्याहू प्रेशर में है। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है। पर क्योंकि मेरे ख्याल से इजराइल इतना ज़्यादा अमेरिका पे निर्भर है इस वक्त,
और ट्रम्प को पता है कि मुझे अपने आप को पहले बचाना है। तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू को सुननी पड़ेगी ट्रम्प की बात। जो वो नहीं सुनेंगे ट्रम्प की बात अगर, तो ट्रम्प मुश्किल में आ जाएंगे। यही थोड़ी हैरानी की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस हद तक इजराइल निर्भर है अमेरिका पर, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका का हर दूसरे दिन स्टेटमेंट आ जाता है कि यार तुम लेबनान पे हमले क्यों नहीं रोक रहे। नेतन्याहू स्टेटमेंट दे देते हैं कि अमेरिका की डील ईरान से हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो लोग हैरान होते हैं कि भैया जिस देश पर तुम इतने निर्भर हो तुम उसी को आंख दिखा रहे हो, उसी की बात नहीं सुन रहे हो। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की पॉलिटिशियंस जो हैं वो अमेरिकन जूइश लॉबी के हाथ में है। अमेरिकन जूइश लॉबी जो है, यानी एपेक, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, या जैसे मैं आपको देता हूँ एक एडल्सन फैमिली है, एक सिंगल फैमिली के बारे में बता रहा हूँ, जूइश फैमिली, $250 मिलियन दिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्शन में। 250 मिलियन, 250 मिलियन डॉलर्स एक फैमिली दे रही है। ऐसे बहुत हैं, सिंगर फैमिली है और टिश फैमिली है, ये सब जूइश फैमिलीज हैं जो पैसा देती हैं। तो अब आपको कोई आपकी तनख्वाह दे रहा है तो आप उसको किस मुंह से मना करोगे? आप तभी मना करोगे जब आपकी जान पे आ जाएगा। इस वक्त ट्रम्प की जान पे आया हुआ है, नहीं तो ट्रम्प कभी मना नहीं करते। हर चीज़ उन्होंने दी जो इजराइल ने मांगा, यानी हमारा नया कैपिटल जेरूसलम होना चाहिए, हमें वेस्ट बैंक में एक्सपैंड होना चाहिए, सेटलमेंट्स बना के, हमें लेबनान पे हमला करना है, हमें ईरान पे हमला करना है, हमें सीरिया को तबाह करना है, हमें जो कहा वो दिया अमेरिका ने। बाइडन ने आगे बढ़ के दिया, बल्कि वो जैसे बर्नी सैंडर्स कह रहे थे अपने सेनेट में कि हमने $22 बिलियन दिए हैं गाजा के बच्चों को मारने के लिए। हमने $22 बिलियन हमने दिए, हमने हथियार दिए हैं वो जो गिरे हैं, हमने दिए हैं फाइनेंशियल एड इजराइल को, हमने सब्सिडाइज किया है इजराइल को, हमारा इंटेलिजेंस, हमारे जहाज, तो सब कुछ दिया अमेरिका ने। पर अब क्या करे, ट्रम्प की जान पे आ गई है, तब जाके थोड़ा सा उन्होंने उनको कहा है। पर अगर वो नहीं मानेंगे तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू जो है वो इजराइल को खतरे में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है अमेरिका में वो इजराइल के खिलाफ होता जा रहा है। अब 60% से ज़्यादा अमेरिकन कह रहे हैं कि इजराइल प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो मोहसिन साहब, आपकी सारी बात सुनिए, तर्क से तो बिल्कुल समझ आती है कि अमेरिका के हित में नहीं था ईरान की जंग में कूदना, ठीक है। और क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि ये चुरन तो नेतन्याहू से पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों को बेच चुके थे कि ईरान पे हमला कर दो, कोई इनकी ध्यान से भी नहीं आया। अब यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या इसमें जो एप्स्टीन फाइल है क्या उसका भी कोई एंगल है, क्योंकि लॉजिक से कहीं समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका क्यों कूद गया ईरान की जंग में। इतने उसने अरबों डॉलर खर्च कर दिए, फजीयत हुई, अपने जो उसके मित्र राष्ट्र थे मिडल ईस्ट में उनको संकट में डाला, और वो भी तब जब उसका डायरेक्ट कोई उसमें हित नहीं था। तो इसका मतलब तो ये है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ब्लैकमेलिंग हुई है। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हालांकि फिर भी आप उस पर क्या, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो है, पर उस अलग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सिर्फ ये नहीं है, एप्स्टीन से मतलब नहीं है। देखिए, इसमें 3 मामले हैं। एक तो ट्रम्प चाहते थे कि उनकी एक लेगेसी रहे, कि वो याद किए जाएं कि भाई जो हमारा वो, और ट्रम्प उस ज़माने के आदमी हैं कि वो नौजवान थे जब उन्होंने देखा कि हॉस्टेज क्राइसिस हो रहा है, ईरान के साथ हालात 1979 में बिगड़ रहे हैं, तो उनको वो रंजिशें याद है। आपको पता है ना, हर आदमी अपने युग का आदमी होता है, अपने ज़माने का आदमी होता है, उसको वही चीज़ें याद रहती हैं। यानी कि कि सोवियत यूनियन सुपर पावर था, हालांकि रशिया की कोई इस वक्त ताकत नहीं है, पर वो अभी भी रशिया को एक सुपर पावर की तरह, हम लोग 90s में अगर बड़े हैं तो हमारे लिए सचिन ही ग्रेट रहेगा। सचिन ही ग्रेट रहेगा हमेशा। तो वो ईरान को इस तरह से देखते थे, वो चाहते थे कि उनकी एक लेगेसी रहे। दूसरा, जैसे मैंने बताया, जूइश फंडर्स इतना प्रेशर डाल रहे थे, नेतन्याहू की तरफ से इतना प्रेशर आ रहा था। तो और तीसरा, उनको ये चूरन बेचा नेतन्याहू ने और मोसाड ने कि ईरान बहुत कमज़ोर है, बस घर पूरा सड़ चुका है, सिर्फ दरवाजे को लात मारने की जरूरत है, पूरा ढह जाएगा पूरा ढांचा, उसके बाद पब्लिक सड़कों पे आ जाएगी। ये उनको चूरन बेचा गया। और फिर ट्रम्प भी कुछ हद तक ये बोल चुके थे कि हम आ रहे हैं ईरान की पब्लिक से, हम आ रहे हैं तुम्हारी मदद के लिए। पब्लिकली कई दफ़ा उन्होंने ये कहा था जब वो प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो ये सब एक ऐसा, और ट्रम्प चाहते हैं, वो इस टाइप के आदमी कि वो ईजी विक्ट्री चाहते हैं, जैसे वेनेजुएला में मिल गई 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, चलो यहाँ पे उनको बताया गया 3-4 दिन लगेंगे, उनका ठीक है। वही चूरन जो किसी तरह से पुतिन ने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि यूक्रेन 3 दिन में गिरेगा और 3 दिन के बाद वहाँ विक्ट्री परेड होगी कीव में। वो तो तैयार थे उस वक्त 2022 में कि 3 दिन के बाद हम लोग जाएंगे, विक्ट्री परेड करेंगे, ये लोग या तो भाग जाएंगे, ये ज़ेलेंस्की और ये सब पकड़ के
या इनको जेल में बंद किया जाएगा, रशिया में ले जाके इनको मॉस्को में जेल में बंद करेंगे हम। तो यही चूड़ा उनको बेचा कि इट विल बी इजी विक्ट्री। जूइश लॉबी का पैसा और प्रेशर जो इलेक्शन में चाहिए था ट्रंप को, और फिर आने वाले इलेक्शन में रिपब्लिकन्स को चाहिए था, ये जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले, और ये कि बहुत आसान होगा। भाई आसान चीज़ तो ट्रंप को बहुत पसंद है, अगर इजीली विक्ट्री मिल जाए तो। बिल्कुल, लेकिन एक अगेन जो इस पूरी कड़ी में जो चीज़ जुड़ती नहीं ना, कि यही ट्रंप तो साल भर पहले ये दावा कर रहे थे, मैंने ये जंग रुकवा दी, मैंने वो जंग रुकवा दी, मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो, कि मैं तो जंग रुकवाने वाला आदमी हूं। और आखिर में उसने अमेरिका को उस जंग में उलझा दिया जहां उसका कोई स्टेक सीधे तौर पर नहीं था। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, एक चीज़ मिस कर दी मैंने कि ये तो बताया ही मैंने कि वो लालची आदमी हैं, वो चाहते हैं कि इजी। पर दूसरी चीज़ मैंने ये नहीं बताई आपको कि देखिए ट्रंप जो है ना, इस टर्म में उन्होंने कोई अपने साथ एक्सपर्ट नहीं रखा है। पहली टर्म में ना बहुत एक्सपर्ट लोग थे, जैसे मैटिस डिफेंस मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे। तो मैटिस जो थे खुद आर्मी के जनरल थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, उनको सब पता थी बातें। पोम्पेओ फॉरेन सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी, तो सब एक्सपीरियंस लोग थे जो ट्रंप को कंट्रोल करके रखते थे एक तरह से। अब ट्रंप के एक तो ये हुआ कि वो 4 साल पावर के बाहर रहे, जिसमें उनको लगा कि मेरे खिलाफ बहुत साजिशें हुई हैं, ये वो, उनको टाइम भी मिला ये सब सोचने का। दूसरा, उनके ऊपर जानलेवा कुछ हमले भी हुए। वो निकल के इस दिमाग से आया कि अब मैं पूरा जो मन में आएगा वो करूँगा, किसी की बात नहीं सुनूंगा, किसी एक्सपर्ट की बात नहीं, क्योंकि उनको इंटेलिजेंस के हेड ने सही एडवाइस दिया था कि ईरान इतना कमज़ोर नहीं है, और आर्मी वालों ने भी उनको समझाया कि वो बंद कर सकता है हॉर्मूज। उन्होंने सब कुछ हॉर्मूज का भी पहले से बता था हमको बताया, पर उन्होंने क्या जवाब में दिया कि ये तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्या बंद 4 दिन के लिए अगर बंद भी हो गया तो क्या बड़ी बात है। उनके दिमाग में था ये 4 दिन में कोलैप्स होगा। उनको वो कन्विंस थे। वो एक ऐसे आदमी जो अपनी गट इंस्टिंक्ट से चलते हैं, यानी कि ज़्यादा सोचते नहीं, ज़्यादा जो उनकी फीलिंग होती है। दूसरा, उस फीलिंग को रीइंफोर्स किया नेतन्याहू ने, और मोसाद चीफ को ले गए। मतलब नेतन्याहू और मोसाद के चीफ सिचुएशन रूम में, व्हाइट हाउस में एक सिचुएशन रूम है जिसमें सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट और जनरल्स जाते हैं और कैबिनेट के मेंबर्स, जब जंग हो रही होती है। जैसे जब ओसामा बिन लादेन का रेड हो रहा था, आपने देखा होगा, एक व्हाइट हाउस सिचुएशन, उसमें इन्होंने अलाउ किया नेतन्याहू को जाना। नेतन्याहू उसमें बैठ के ट्रंप को एडवाइस कर रहे थे। स्क्रीन पे उन्होंने मोसाद के चीफ को लाए, वो इजराइल में बैठा था तो उसको लाइव किया, और उन्होंने मिल के उसको खूब कन्विंस किया। कई दफ़ा मिले, कोई 11 या 15 बार नेतन्याहू मिले ट्रंप से प्रेशर डालने के लिए कि तो ट्रंप ने प्रोफेशनल एडवाइस नहीं ली, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इग्नोर करी। एक तो उनकी आदत ही बन चुकी थी वो इस टर्म में इस तरह से बिहेव करने की, पर जब मिली भी उनको, जैसे हेड ऑफ इंटेलिजेंस से, हेड ऑफ मिलिट्री से, तो उन्होंने उसको इग्नोर किया। इसमें मोहसिन साहब एक एंगल क्या ईरान युद्ध में चीन का भी है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अमेरिका एक तरह से जैसे होता है ना कि अपने दुश्मन को कुछ ना कह के जो उसके छुटभइये दोस्त हैं उन पर दादागिरी दिखा के अपने दुश्मन को एक मैसेज देना, जैसे वेनेजुएला पे अटैक किया, या ईरान से, चूंकि अमेरिका को लगता था ये सस्ता तेल यहाँ से लेता है, बाकी चीज़ें लेता है, इनफैक्ट चाइना ने एक डायरेक्ट ट्रेन भी ईरान के लिए चला दी थी, तो चीन को उस लिहाज से परेशान करने के लिए कि चलो ईरान, और इसराइल तो कह ही रहा, तो इस लिहाज से भी उनको लगा कि चलो ईरान पर प्रेशर बनाते हैं ताकि चीन पे दबाव बनाया सके। ये एक साइड इफेक्ट है, बेशक आप सही कहेंगे, एक साइड इफेक्ट है, पर ये मेन रीज़न ये है भाई, अब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके कई असरात होते हैं ना। हो सकता है कि इससे और भी फ़ायदे हों, मैं अगर ये चाय पी लूँ तो, पर मेन चीज़ ये है कि मेरा दिल चाह रहा है चाय पीने को। मेन रीज़न नहीं था आपके हिसाब से? मेन रीज़न था चाय पीने को दिल चाह रहा है। अब उसके और भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, तो हाँ, ये हो सकता है कि एक तरह से हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारी ये ताकत है, हम यूँ कर सकते हैं। तो वेनेजुएला का असर हुआ लोगों पे, लोग देख रहे थे कि वेनेजुएला में क्या हुआ, पर अब उल्टा हो गया। अब लोग कह रहे हैं भाई ईरान जैसे मुल्क को भी 2 महाशक्तियाँ मिलके, क्योंकि इजराइल भी एक तरह से रीजनल पावर, तो सुपर पावर है रीजनल मिडिल ईस्ट की, सोल न्यूक्लियर पावर है, और सिर्फ न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर ट्राइडेंट है, यानी कि उसके पास एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल है, फिर लैंड से लॉन्च्ड है, और सी लॉन्च्ड भी है। यानी उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन तो नहीं है, सबमरीन तो वही है डीजल इलेक्ट्रिक, पर उसके टॉर्पीडो ट्यूब्स को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है कि वहाँ से वो फायर कर सकते हैं क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल।
तो सबमरीन लॉन्च भी है उसके पास, न्यूक्लियर, तो सब कुछ है उसके पास। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने कहा कि जैसे ट्रम्प हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसले नहीं लेते हैं, एक दिन सुबह उठे उनका ऐसा मूड, हमको लगा चल ऐसा करते हैं, लेकिन उनकी इसी सोच के चलते आपको नहीं लग रहा आज अमेरिका ने कुछ ज़्यादा दुश्मन बना लिए, यूँ कहीं कि अपने दोस्तों को भी अपने से दूर कर दिया है? जैसे अभी जब G7 था तो ब्रिटेन के पीएम से नहीं मिले, बाद में उन्होंने पता चला 2 दिन बाद रिज़ाइन कर दिया। मेलोनी को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, मेरे साथ ये फोटो खिंचवाना चाहती है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट को तो कभी भी मजाक उड़ा देते थे कि अपनी बीवी से डरता है, और उनको शिकायत है ही नेटो से कि तुम लोग ईरान वॉर में हमारे साथ नहीं आए। बाकी दुनिया से आपकी पहले ही नहीं बनती है, रशिया से नहीं बन रही है, चाइना की आप प्रेशर में है, भारत को अपने साइडलाइन कर रखा है। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि यूएस आखिर इसे स्ट्रेटेजिकली क्या हासिल करना चाह रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो ये कि ट्रम्प और एक बड़ा विंग था रिपब्लिकन पार्टी का जो ये समझता था कि ये एलाइज जो हैं वो पैरासाइट की तरह है हमारे ऊपर, हमारे मस्कीटोज़ की तरह हैं जो हमारा खून चूस रहे हैं, और इनसे कोई फ़ायदा तो है नहीं, बस हम ही खर्च करते रहते हैं पैसा, चाहे हमारे ट्रूप जर्मनी में हो, चाहे साउथ कोरिया में हो, चाहे जापान में हो, चाहे कहीं, खर्च अमेरिका का पैसा और हथियार। कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही भी थी, पर ऐसा नहीं कि अमेरिका को इसका फ़ायदा है, काफ़ी फ़ायदे थे, वो अलग से मैं गिनवा सकता हूँ। तो अमेरिका, और कुछ हद तक क्लिंटन के ज़माने में अमेरिका ने ही ये इनकरेज किया, अमेरिका चाहता था कि ये इनके ऊपर निर्भर हो जाए ज़्यादा। अच्छा, ये बाद में पॉलिसी बदली है जब थोड़ा खर्चे का मामला आया तो एक तो ये बिलीव था ट्रम्प का 80 के दशक से ही। अच्छा। उनके पुराने इंटरव्यूज़ हैं इस बारे में, और उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर टैक्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम जो है वो इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। 80 के दशक से ही उनके इंटरव्यूज़ हैं कि भाई साउथ कोरिया में हमारे ट्रूप्स हैं तो साउथ कोरिया पे करे उनके लिए, हम क्यों टैक्स पे, क्योंकि वो टैक्स 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 बिजनेसमैन है ना, हर चीज़ उनको उसी लिहाज से वो टैक्स से ही समझते हैं। तो उनकी जहनियत छोटी है और उनका विस्तार से विजन नहीं है, वो जानते नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेवकूफ़ हैं, वो हैं बहुत तेज़, उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया अपने चैनल पे कि ट्रम्प बेवकूफ़ नहीं है, तो पर उनका विजन थोड़ा नैरो है। तो वो इसलिए एक तो कि ये लोग हमारे पर निर्भर है, दूसरी उनकी जहनियत आपको समझनी पड़ेगी कि वो कमज़ोरी से नफ़रत करते हैं, उनको घिन आती है कमज़ोरी से, तो वो इनको कमज़ोर मानते हैं इन मुल्कों को कि यार तुम हो तो अमीर पर कोई हथियार नहीं है, तुम्हारे पास फ़ौज नहीं है, इंग्लैंड फ्रांस ये सब कमज़ोर मुल्क, और रिस्पेक्ट करते हैं पावर की, यानी चाइना रशिया जिनके पास पावर है उनकी इज्जत करते हैं, तो उनके दिल में एक ऐसी इज्जत, इसीलिए पूरा लाव लश्कर लेके चीन चले गए थे अपने सारे उद्योगपतियों को लेकर। तो ये आपको जहनियत समझनी पड़ेगी, तब आप समझ सकते हैं कि वो क्यों इन लोगों को परे हटाते हैं जो उनके दोस्त थे, एलाइज थे, और क्यों दुश्मनों की इज्जत करते हैं, ताकत की इज्जत करते हैं। लेकिन मोहसिन साहब, आपको नहीं लगता कि ट्रम्प की जिस तरह की भी पॉलिसी, खासतौर पर एक बार फिर से हिंदुस्तान को लेकर आऊँ, कि जैसे उसको पता है कि इंडिया की कमज़ोरी क्या है या भारत हम पर किस हद तक निर्भर है, इसने कहीं ना कहीं हमारी भी जो कमज़ोरी है या अमेरिका पर निर्भरता उसको एक्सपोज कर दी है। मसलन अगर मैं बड़े आसान शब्दों में कहूँ कि जब तक बाइडेन थे तब तक जयशंकर साहब खुल के कहते थे कि अरे हमें किससे तेल खरीदना दुनिया थोड़ा हमें बताएगी, हम तो खरीदेंगे। लेकिन फिर उसी ट्रम्प ने कहा कि नहीं भैया, हम बताएंगे तुम्हें खरीदना है कि नहीं खरीदना। और फिर बाद में उन्होंने अंडरलाइन करके ये भी कहा कि अगर हमें पता लगा तुमने डायरेक्ट इंडायरेक्ट खरीदा तो तुम पर और टैरिफ लगा देंगे। फिर हमने धीरे धीरे कम भी कर दिया। मतलब जिससे हम अपनी सॉवरेनिटी समझ रहे थे वो हमारी दूसरे के रहम पर निर्भर थी, उसकी मर्सी पर निर्भर थी, और जिस वक्त उसने मर्सी दिखाना बंद कर दिया तो हमें हकीकत का सामना करना पड़ा। सवाल कड़वा है, लेकिन ये तो है कि उन्होंने हमें एक ऐसी हकीकत दिखाई है जो शायद हम देखना नहीं चाह रहे थे। बेशक आपने नफ्स पे कर रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि, और इसमें मैं ट्रम्प की चौथी कैरेक्टरिस्टिक पे आऊँगा कि ट्रम्प में एक तेज़ी भी है, वो समझते हैं कि दूसरे की कमज़ोर रग कहाँ पे है और उसको दबा सकते हैं, और उनको ये अंदाज़ा है कि कौन ताकतवर है कौन जैसे चीन के साथ हुआ, जब चीन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया ना, तो चीन ने एकदम से क्या किया, और चिप्स का भी लगाया था उन्होंने बैन, तो चीन ने क्या किया कि एकदम से रेयर अर्थ्स रोक लिए, रेयर अर्थ जो मेटल होते हैं जिनसे बनते हैं आपके सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स और ये आपके चिप्स और सारी चीज़ें बनती हैं, वो चीन ने रोक लिया। अब वो जाते हैं हर इंडस्ट्री में, कार से लेके, और बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिका के हथियारों में लगते हों। तो एकदम से ट्रम्प को रियलाइजेशन हुआ कि भैया हम तो बहुत कमज़ोर हैं इस चीज़ में, और उन्होंने रिवर्स किया अपने पॉलिसीज़ कुछ हद तक। तो वो ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो हमारे ऊपर निर्भर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारे लिए यूएस सबसे बड़ा मार्केट है,
ख़ास तौर से हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का। यानी आप समझिए कि हमारे जो बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव की जो चमकती हुई बिल्डिंग्स पुणे की और बम्बई की दिखती हैं, वो काफ़ी हद तक अमेरिकन व्यापार पे निर्भर हैं। बल्कि हमारा रियल एस्टेट मार्केट भी, क्योंकि वही लोग जो उसमें काम करते हैं, इंजीनियर, वही EMI भरते हैं उन घरों का, फ्लैटों का, गुड़गांव के, और वही लोग वो गाड़ियाँ खरीदते हैं जो बिकती हैं। बिल्कुल, आपको भी आपने बड़ी अच्छी बात की। इसमें एक फैक्ट भी अभी आया था कि गुड़गांव में जो बड़ी बड़ी सोसाइटी लॉन्च हो रही है, तो एक फिगर ये था कि उसमें 50% जो इन्वेस्टमेंट था वो NRIs ने किया था। तो जो आप बात कर रहे हैं उसी की तस्दीक ही कर रहे हैं। हाँ सर, आगे। तो और अब सबसे ज़्यादा हमें जो रेमिटेंस आता है वो अमेरिका से आता है। पहले गल्फ से आता था, गल्फ अब नंबर 2 पे है GCC कंट्री। तो उनको ये पता है, उनको ये भी पता है कि अमेरिका के अंदर एक बैकलैश है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी जॉब्स ले रहे हैं हम। तो जो गोरे अंग्रेज हैं वो खफा हैं, एक बैकलैश भी है। उनको ये भी पता है कि अगर वो करेंगे तो कोई अनपॉपुलर नहीं होंगे, वो बल्कि पॉपुलर ही होंगे। हमारी वजह से उनकी हाउसिंग के रेट भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये भी उसमें एक फैक्ट है कि पहले जो वहां पर तो 20 साल के बाद बच्चा घर से बाहर निकल जाता था, तो अब इंडियन के वहां पास इतना पैसा आ गया कि उन्होंने रियल एस्टेट खरीदना शुरू कर दिया, उससे रियल एस्टेट के दाम बढ़ गए। तो वो जो पहले सिंगल लोग साल 2 साल की नौकरी के बाद अफोर्ड कर लिया करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। एक तो उनकी नौकरियां खा रहे हैं, दूसरा उनके घर खा रहे हैं, तो नाराजगी तो होगी। तो उनको ये पता है कि हम उनके ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि वो सबसे, और वो तो ये जानते हैं कि सिर्फ हम नहीं, बल्कि चीन के लिए भी सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है, बल्कि यूरोप के लिए भी सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगा कि कोई कंट्री दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, डेवलप्ड कंट्री नहीं बना बिना अमेरिका को एक्सपोर्ट किए। आप देखिएगा कि यूरोप जब रिकवर किया तो अमेरिका मेन मार्केट था फर्स्ट 1945 के बाद। जब ईस्ट एशिया यानी साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, ये सब रिकवर किए तो अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट था। जब चीन बना महाशक्ति तो अमेरिका को एक्सपोर्ट करके, तो सबको पता है कि भैया अमेरिका, तो ट्रम्प को ये पता है कि यही हम सबसे बड़ा मार्केट है। $32 ट्रिलियन का GDP है, और सिर्फ $32 ट्रिलियन का GDP नहीं है, कंजम्पशन रेट भी हाईएस्ट है। अमेरिकन जो है, एवरेज अमेरिकन बचाता नहीं है पैसे, खर्च करता है। तो उनको ये पता है कि इंडिया हमारे ऊपर निर्भर है। इंडिया हमारे ऊपर निर्भर है टेक्नोलॉजी के लिए। आप देखिए ना, ये तेजस वेजस कुछ नहीं है बगैर इंजन के, और वो इंजन अमेरिका देता है, उन्होंने बंद कर दिया वो इंजन देना, तो तेजस बन ही नहीं पाया। तो उनको पता है कि हथियार और टेक्नोलॉजी के लिए, और स्पेशली AI के लिए और चिप्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे ऊपर निर्भर है इंडिया। और फिर ये कि हम एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब हमारा रोज़गार भी उस पर निर्भर है। इतने सारे GCCs खुले हुए हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कंपनीज के यहाँ पर खुले हुए हैं। तो वो उसको इस्तेमाल किया उन्होंने हमारे अगेंस्ट, और उन्होंने कहा कि हम। हाँ, लेकिन मोहसिन साहब, यहाँ पर एक सवाल आता है कि निर्भरता ठीक है। अब लोग इसमें उदाहरण देते हैं कि यार इटली तो बहुत छोटा देश है, अगर वहाँ उनकी गैरत को ललकारता है तो इटली की जो PM है खड़े होकर सीधा बोल देते हैं कि हमारी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अमेरिका ने तो हमारी गैरत को तकरीबन 1 दर्जन बार ललकारा पिछले 1 साल में। 3 हमारे अभी जो मार दिए उन्होंने आदमी ओमान में, उसके बावजूद वो रूबी हमें धमकी दे रहे हैं कि जो जहाज जाएगा उसे हमारे नियमों का पालन करना होगा। अफसोस जताना तो दूर की बात है। ट्रम्प से जब पूछा गया था G7 में, तब उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने तो बल्कि उसको टाल दिया। ईरान का याद होगा आपको, जो नेवल शिप इंडिया प्रैक्टिस करने आया था, उस पर जब इन्होंने हमला करके 80-90 लोग मार दिए थे, तभी इस बात का लिहाज नहीं किया कि इंडिया में आया था। और उसके बाद जो हेल होल कहना या बाकी चीजें कहना, और ये तो लगातार गैरत को, रूस से तुम तेल नहीं खरीदोगे, और उसके बावजूद हमारी तरफ से कभी किसी चीज पे स्टेटमेंट नहीं आया। तो मेरा सवाल ये है कि प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता तो चलो अपनी जगह है कि हम अमेरिका पर इन चीजों पर निर्भर हैं, लेकिन इतने बड़े देश को एक लेवल पे आके, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके अपने शब्दों से बताने की जरूरत तो होती है ना कि भैया तुम ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब इसको इसे आप कैसे देखोगे? क्या ट्रम्प जैसे आदमी से डील करने का यही तरीका है कि जो बोल रहा बोलने दो, या किसी एक वक्त पर आकर आपको भी उसको जवाब देना चाहिए? देखिए, 2 चीजें हैं। ट्रम्प जो है, जो ट्रम्प को जवाब देता है उसको 2 चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। एक तो ट्रम्प भी उसी की इज्जत करते हैं जो वापस जवाब देता है। यानी कि एक तो एक बुली की निशानी ये है कि आप जब उसको वापस, अगर आपको धक्का दे रहा है तो आप जब तक उसको वापस धक्का नहीं दोगे तब तक वो अपनी औकात में नहीं रहेगा। पर प्रॉब्लम दूसरी भी है कि ट्रम्प का ये भी है कि अगर वो जानते हैं कि आप कमज़ोर हैं तो फिर वापस पलट के भी धक्का देते हैं। वो ही इज़ रेडी कि जब तक उनको नुकसान नहीं होता। अब उनको ये लग रहा है कि इंडिया से हमें कोई नुकसान तो है नहीं, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि एस्केलेशन भी हो सकता है, यानी ये लड़ाई बढ़ भी सकती है।
जब तक चीन ने जो था वो बहुत ही प्रैक्टिकल धक्का दिया। लेकिन चीन के पास सर ये अगेन बीच में आ जाता है कि चीन के पास इकोनॉमिक एक लेवरेज है कि तुम इटली हमें ने ये करोगे तो हमारे पास भी 4 चीजें से हम तुम्हारी नस दबा सकते हैं। हम कहाँ से नस दबाएंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से नस दबा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा हमें कि किस तरह से अमेरिका की नस दब सकती है, क्योंकि अगर हम उनके ऊपर निर्भर हैं अपने एक्सपोर्ट के लिए और रोज़गार के लिए, तो वो भी हमारे ऊपर कुछ हद तक निर्भर हैं इंपोर्ट के लिए। इतना आसान नहीं है अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को शिफ्ट कर लेना, यानी कि और भी कंपटीटर्स हैं इंडिया के, यानी फिलीपींस ये, पर इतना आसान नहीं है कि आप कंपनी को हैदराबाद से निकाल के फिर फिलीपींस में शिफ्ट कर लें, इतना आसान नहीं है। तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम अमेरिका के ऊपर काउंटर प्रेशर डालते। एक तरह से तो हुआ, क्योंकि पर हमारे 1 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स जाते थे अमेरिका, पर मैं देख रहा था पिछले साल कि आधे हो गए वो, क्योंकि ये जब ये वीज़ा और ये सब प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारे प्रति नहीं हुई, ऐसा इंडिया स्पेसिफिक नहीं था, वो उन्होंने पूरी दुनिया के स्पेसिफिक कर दिया, अपने टाइटन कर दिए ये वो, और अपने यूनिवर्सिटीज़ को भी, और फिर वो ख़त्म कर दिया कि आसानी से जॉब मिल जाती थी वहाँ पे पढ़ के बच्चों को। तो हमारे आधे हो गए स्टूडेंट्स। तो एक वो लेवरेज था हमारा, बट वो तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ पे प्रेशर पड़ेगा जिसमें से ज़्यादातर प्राइवेट हैं, आधी से ज़्यादा प्राइवेट हैं, तो आई डोंट नो उसके ऊपर हम। लेकिन कुछ लोगों का, एक्सपर्ट्स का इसमें कहना है कि हमारा लेवरेज ये है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा उस तरह से डेटा कंज्यूम करते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, गूगल जैसी हैं, ये सब हैं, ये भारत में हैं, और अगर यहाँ से ये डेटा इनका कंजम्पशन होता है वो उन्हीं के लिए, तभी तो अरबों डॉलर का उनके लिए मार्केट भी क्रिएट करता है। तो भारत को अपने इस ताकत को, वो इसको ताकत मानते हैं, आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, को स्ट्रेटेजिकली उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कितना दम देखते हैं आप इस तर्क में? मैं इसमें दम नहीं देखता। ये कहते हैं कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ऐसा कहा जाता है। मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक तो वो डेटा चाहिए था किस लिए, ट्रेनिंग के लिए चाहिए था। अब वो हो गए हैं काफ़ी हद तक, वो AI मॉडल्स ट्रेन हो चुके हैं, उनको चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं तब जाके वो ट्रेन होता है वो मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो वो आई थिंक एक तो काफ़ी हद तक हो चुका वो काम, और डेटा के तौर पे तो उनको इंडिया की अब ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, ना डेटा कोई ऐसा है। हाँ ठीक है, इंडिया के पास है, हम बहुत बड़ा मुल्क है, 145 करोड़ की आबादी है, पर दुनिया में तो 700 करोड़ लोग हैं, तो हाँ 750 करोड़ लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी इतनी प्लस क्या है कि एक्चुअली इंडिया का प्रॉब्लम एक ही है कि आबादी तो बहुत ज़्यादा है पर परचेजिंग पावर नहीं है। तो इंडिया इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड अ बिग मार्केट, जिसे कहते हैं ना। उम्मीद ये थी, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, कि अमेरिका हमारे ऊपर इतना मेहरबान था, यूरोप, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन इंडिया जो है वो चाइना की तरह एक विस्तार से एक बड़ा मार्केट बनेगा जिसमें हम अपना सामान बेच पाएंगे, हम कमा पाएंगे, ये वो, और फिर एक तरह से चाइना के लिए काउंटर भी बन जाएगा। हाँ। चाइना को बैलेंस करने के लिए। पर वो हो नहीं पाया। इंडिया की ग्रोथ वो रही नहीं जो एक ज़माने में दिख रही थी कि 8-9% पे इंडिया ग्रो कर रहा था। आपको अगर याद हो अर्ली 2000 का, 2005, 4, 6, 7 तक, 8 तक इंडिया इतनी स्पीड पे ग्रो कर रहा था, तो वो दिखा नहीं कि फिर वो मामला आगे बढ़ते हुए। तो इंडिया, आई डोंट थिंक डेटा के बेसिस पे इंडिया अमेरिका से कुछ निकलवा पाएगा। सोचना पड़ेगा कि किस तरह से। अभी तो कोई बड़ा लेवरेज लग नहीं रहा, इसीलिए जैसे मैंने एक जो आप कह रहे थे ना कि अमेरिका को या यूरोप, अमेरिका को हमसे उम्मीद थी कि हम चीन के बरक्स एक तरह से खड़े होंगे, आर्थिक शक्ति बनेंगे। उस पर एक ओपिनियन ये भी आता है कि अमेरिका को उम्मीद ये थी कि भारत चीन को मिलिट्री वाइज भी या वहां पर भी उसको थोड़ा दबाव में रखेगा चीन को, लेकिन चूंकि भारत की खुद की निर्भरता चीन के ऊपर इतना ज्यादा है तो भारत को भी समझ में आता है कि उसके फायदे में नहीं है कि वो चीन से कोई तनातनी करे। और कहते हैं कि अमेरिका को जब जिस पल ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, भारत वो उसका मकसद पूरा नहीं करके दे रहा, चीन पर दबाव नहीं बना रहा, तो फिर उनको लगा कि अब हम खुद ही चाइना से हम खुद डील कर लेंगे, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। तो फिर वो अगेन वो जो आपने कहा ना कि उसके बाद वही इंडो पैसिफिक से फिर इंडो हट जाता है, इंडो यूएस पैसिफिक से इंडो हट जाता है। बेशक कि वो आप सही कह रहे हैं कि एक तरह से उनको लगा कि अब यहाँ से नहीं मिलने वाली है मदद, और इंडिया उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें पहले वो क्या थे कि वो हमारे साथ बहुत जेनरस थे एक तरह से। आप देखिए हर डील जो था वो हमारे फेवर में था, चाहे वो न्यूक्लियर डील था, चाहे वो ट्रेड के हालात थे। एक तरह से अमेरिका हमारे ऊपर मेहरबान था, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में जाके इसका पे ऑफ होगा। और भी मुल्क थे हमारे पर मेहरबान, पर वो अब उनको लगा कि नहीं, वो अब और ये
प्रेसिडेंट भी कुछ ट्रांजैक्शनल है, उसको हाँ। अभी चाहिए रिटर्न। हाँ। तो मोहसिन साहब, इस सारे सिनेरियो में आप हिंदुस्तान के लिए रास्ता क्या देखते हैं? जैसे अमेरिका की तरफ से कई तरह के स्टेटमेंट आए कि चीन को लेकर जो हमने गलती की कि उसे बड़ा होने दिया हमने, वो गलती हम हिंदुस्तान को लेकर नहीं कर सकते, कि हम इसको, इंडिया को भी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं बनने दे सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम अपने जिस आर्थिक विकास की बात करते हैं उसके लिए भी जो रॉ मटेरियल है काफी हद तक चीन से ही आ रहा है। मतलब अगर हम किस सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी डिपेंडेबिलिटी चीन पर ही है। बिल्कुल सही। तो एक तरफ अमेरिका अड़ंगा अड़ाने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ चीन भी नहीं चाहेगा कि भारत एक हद से ज्यादा बढ़े, क्योंकि ऐसा कई केसेस में देखा गया। बोरिंग टनल मशीन थी जो, उसमें भी हमने देखा कि जब हमने ये अटल टनल बनी तो उसके बाद चीन ने उसकी सप्लाईज जो थी कुछ रोक दी, क्योंकि वो ऐसी कोई भी हमें क्रिटिकल चीज नहीं देना चाह रहा जिसे हम अपना बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। तो मेरा कहने का मतलब सवाल इसमें यह है कि हम आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया जब तक आर्थिक हैसियत बड़ी नहीं करेंगे तब तक फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी डिक्टेट होती रहेगी। लेकिन अगर हम आर्थिक तौर पर बड़ा होना चाह रहे हैं और उसमें भी हमारी निर्भरता दूसरों पर है, तो फिर नेविगेशन कहाँ से दिखता है, फिर रास्ता आपको कहाँ से निकलता दिखता है? आपने बिल्कुल सही बात की कि जब असली मिलिट्री पावर इकोनॉमिक पावर से आती है, आपकी आर्थिक पावर से आती है। पर मैं इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगा। देखिए, कुछ हद तक हमारी रुकावट इंटरनल है। हमारे ऊपर चीन और अमेरिका की इतनी रुकावट नहीं है हमें आर्थिक शक्ति बनाने में, जितनी हमारी इंटरनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो एक अलग बात होगी जिस पे इंटरनल पे आते हैं। एक्सटर्नल पे कि हाँ, ये भी बात सही है कि आर्थिक शक्ति बनने के लिए जो रास्ता ज़्यादातर मुल्कों ने सन 45 के बाद अपनाया है वो है एक्सपोर्ट्स का। आप चाहे ईस्ट एशिया देख लीजिए, चाहे चाइना देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, यूरोप जो भी देख लीजिए, और हमारे सामने वो एक्सपोर्ट का रास्ता, हम उसे पूरी तरह से कुछ अंदरूनी मामले, इंटरनल पॉलिसी जो मैंने कहा उसकी वजह से नहीं ले पाए, और कुछ हद तक ये था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। यानी कि वो मुल्क हमसे बहुत आगे, छोटा सा मुल्क जैसे वियतनाम मिसाल के तौर पे, ये बांग्लादेश, वो हमसे आगे निकल गए। ताइवान तो खैर, ताइवान की शेयर मार्केट इंडिया से ज्यादा उसकी वैल्यूएशन हो गई। बेशक तो नहीं, पर ताइवान तो हमसे पहले विकसित था। पर मैं कह रहा हूँ ये मुल्क तो अभी खुले हैं एक्सपोर्ट मार्केट में, जैसे वियतनाम था, ये थे, वो भी हमसे आगे निकल गए। तो कुछ मामला ये है कि कंपटीशन है मार्केट में, कुछ हमारे अंदरूनी मामले थे, और अब जब से ट्रंप आए तब से उन्होंने ट्रेड बैरियर्स भी बना दिए हैं, तो वो भी मुश्किल हो गया है एक्सपोर्ट मार्केट। और फिर चीन, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम चीन है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया है कि उसको धक्का मार के हटाना बहुत मुश्किल है, वो मार्केट शेयर लेना। तो बेशक हमारे ऊपर एक्सपोर्ट मार्केट की प्रॉब्लम्स हैं, अब वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वो हमारे मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमारे रोज़गार पे, अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी जो ग्रोथ की प्रॉब्लम है, और फिर उसकी वजह से जो हमारी मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स की प्रॉब्लम है, वो उस पर ही निर्भर है। वो सारी प्रॉब्लम जो है वो एक तरह से उसकी रूट वही है, किस तरह से इंटरनल रिफॉर्म करें और किस तरह से एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करें। और वो मुश्किल होता जा रहा है, और क्योंकि AI का ज़माना आ गया है, ऑटोमेशन का ज़माना आ गया है, और जैसे मैंने बताया ट्रंप ने और मार्केट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो किस तरह से हम कर पाएंगे, ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब तक वो नहीं कर पाएंगे, अब एक और प्रॉब्लम आ गई कि हम AI में भी कहीं नहीं है उस रेस में। ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उसकी वजह से दो प्रॉब्लम आ रही हैं। एक तो जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हम लीडर नहीं बन पा रहे हैं। दूसरा, जो हमारे एग्जिस्टिंग एडवांटेज था सॉफ्टवेयर में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO में, GCCs में, वो हम लूज कर देंगे, क्योंकि वो काम AI आराम से ऑटोमेट कर सकता है। वो काम सस्ती लेबर जो दे रहे थे उस तरह से वो ऑटोमेट, तो वो हमारे, तो उसका असर हमारे रोजगार पे, हमारे रियल एस्टेट, हमारे स्टॉक, हर चीज़ पे पड़ रहा है उसका असर। अब देखिए ना, हमारा स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ रहा है काफ़ी दिनों से, और हमारा रियल एस्टेट भी अब लेटेस्ट थोड़ा सा स्टैग्नेशन में आ गया है। तो उसका असर हमारे ऊपर बहुत पड़ा है। उसके अलावा ये जो अस्थिरता हो रही है, चाहे ऑयल मार्केट में, चाहे ग्लोबल उसमें, चलो वो तो हो सकता है ठीक हो जाए अभी, अगर ईरान के साथ मामले, एक तरह से पाकिस्तान हमारी भी मदद कर रहा है। अगर ये करवा देते हैं ये सुलह, तो ऑयल की प्राइस जो गिर गई है, अगर वो गिरती रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ये। तो पर उसको, उस अस्थिरता को हटा के जो AI का मामला है, उसमें अब उसका भी कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा ना, कि आप कहाँ से लेके आएंगे AI टेक्नोलॉजी, कहाँ से अपना स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज करेंगे। ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इस वक्त AI में सिर्फ दो पावर हैं, चाइना और US। तो आपको या तो आप इस तरह से करें कि अपना जो ह्यूमन टैलेंट है, जिसको रघुराम राजन भी कहते रहते हैं, कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। यानी कि आपके पास बेस्ट IIT है,
आपके पास क्या टैलेंट नहीं है, बल्कि आप ही का टैलेंट जो है वो जाके सिलिकॉन वैली में अमेरिका में कर रहा है। तो क्यों ना वो कहते हैं कि यहीं पे हम चिप डिज़ाइनिंग फैसिलिटीज़ बनाएं बेंगलोर में, और जहाँ पे भी हमारे पास मतलब टेक्नोलॉजी है वहाँ पे हम AI मॉडल्स को हम, यानी कि वो पैसा जो हम मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन लिंक सब्सिडीज़ में दे रहे हैं, फैक्ट्रियाँ सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, और ये चिप फैक्ट्रीज में वो बहुत पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो उसकी जगह उसमें लगा दिया जाए। जो हमारा वैसे भी नेचुरल एडवांटेज है ह्यूमन कैपिटल, उसी में लगा के डिज़ाइनिंग यहाँ हो चिप्स की, यहाँ पे कटिंग एज AI मॉडल्स बने LLM के, उस तरह से तो हम थोड़ा कैचअप करने की कोशिश करें। बिल्कुल। इसमें हम प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ हमने एक किया था भी पॉडकास्ट। अच्छा। तो जब आप कह रहे हैं ना कि सारी चीज़ें इसी चीज़ पर निर्भर है कि हम आर्थिक महाशक्ति बने, उसी पर फिर हमें जो सैन्य ताकत भी हमारी बनेगी, हमारी विदेश नीति भी उससे होगी। अब उसमें दिक्कत है, उनका कहना है कि अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें 64% तो ब्लैक इकोनॉमी है, मतलब वो पैसा जो हमारी अर्थव्यवस्था में काउंट नहीं हो रहा। अब जो बचा हिस्सा है उसमें भी जो संगठित क्षेत्र है कुछ उसका कब्जा है, तो बड़ी आबादी को उसका भी फायदा नहीं मिल रहा। तो और करप्शन की कितना पैसा भेंट चढ़ रहा है। तो अगर इसको आसान शब्दों में कहें कि अगर देश के पास 10 रुपया है तो उस 10 रुपए में से शायद 1 रुपया उससे भी कुछ कम है वो किसी तरह से देश के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बाकी या तो बाकी करप्शन के रास्ते भेंट चढ़ गए या कुछ लोगों ने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जो हिसाब किताब में या अकाउंटिंग में नहीं आ रहा। तो फिर देश आगे उस तरह से वो पैसा देश के पास आएगा कहाँ से? ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही है, और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक इमरजेंसी कमीशन बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। इमरजेंसी कमीशन मतलब बढ़िया, बताइए सर क्या? जिसमें टॉप इकोनॉमिक माइंड्स, देखिए दुनिया के जो टॉप इकोनॉमिक माइंड्स हैं उसमें बहुत सारे इंडियंस हैं। मिसाल के तौर पे अमर्त्य सेन से लेके जगदीश भगवती से लेके रघुराम राजन से लेके कौशिक बसु से लेके, मतलब हमारे पास कोई कमी नहीं है वर्ल्ड में। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से लेके हार्वर्ड से लेके, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ पे, उनको बुलाया जाए। और हमारे कंट्री में भी हैं बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट, उनको भी बुलाया जाए जो एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिस्ट हैं, और इनका एक कमीशन बनाया जाए कि एक थिंक टैंक या एक रिपोर्ट निकाली जाए कि क्या पाथवेज हो सकते हैं, क्या डायरेक्शन हो सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको अभी एक बताया कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं हमें स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और तो क्या हमारे पाथवेज होने चाहिए, किस तरह से हम, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ें आफ्टर थॉट है। सही बात है। एक तरह से चाहे वो आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपका मिलिट्री हो, जो भी हो। तो हमें एक इमरजेंसी कमीशन बनाना चाहिए सरकार को, और उसमें कोई आइडियोलॉजी का नहीं होना चाहिए मामला, दखल अंदाजी कि ये भाई ये कांग्रेसी है या वो बीजेपी का है या वो राइट है वो लेफ्ट है या कोई भी है। जो बेस्ट माइंड्स हैं उनको लाया जाए, उनको जो भी चाहिए ज़रूरत है वो दी जाए, और एक रिपोर्ट बनाई जाए कि इंडिया के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम अपना लोगों को रोज़गार दे सकें, पूरी तरह से अपनी रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर सकें, अपने यूटिलाइज कर सकें, किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकें। और इस नए मामले में जो एक बहुत बड़ा ख़तरा है AI का, उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसको कैसे, नहीं तो ख़तरा ये है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे इस दौड़ में, इस AI पीछे तो उस सेंस में सर है ही। देख के बड़ा दुख होता है। अगर मैं लेटेस्ट उदाहरण दूँ कि क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल शाह, उन्होंने अपने आप को एक टैलेंट अपना पेश किया, तो व्हाट्सएप को उनमें पोटेंशियल दिखी, मेटा ने उनमें इन्वेस्ट किया, बाद में उनको व्हाट्सएप का ग्लोबल CEO बना दिया और ले गए US। ये सेम टैलेंट भारत में भी है, वो काम भारत में ही कर रहे हैं, अपनी पोटेंशियल उन्होंने यहाँ दिखाई, लेकिन अमेरिका में बैठी कंपनी उनका टैलेंट दिखता और उसको यहाँ से ले जाती है। तो इसका मतलब ये है कि शायद हमारे यहाँ पर सिस्टम में ही ये नज़र नहीं है कि हम पहचान सके कि कौन से लोग क्या हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो बाबूगिरी या उस तरह से कह सकते हैं वो चीज़ ज़्यादा हावी है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी है और ये बाबूगिरी है, यानी कि एक एग्ज़ाम में आप रट के नंबर ले आए। बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई कम चीज़ है, पर प्रोफेसर अरुण भी यही कह रहे थे जो आपने बोला। अच्छा, रटने वाली बात ही कह रहे थे वो। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हर चीज़ के एक्सपर्ट बन जाएंगे। हाँ, आप कोई आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे आज वो आदमी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में बैठा है, कल डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठा है, परसों पब्लिक वर्क्स में बैठा हुआ है। आपको स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है। आप उनको स्पेशलाइज कराइए ताकि उनकी नॉलेज उस एरिया में इंक्रीज़ हो, वो उसी में कंट्रीब्यूट करें, जैसे होता है हर मुल्क में, चाहे चीन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, एक स्पेशलिस्ट होता है उस मुल्क में। ये थोड़ी कि सर इवन कि मैं पढ़ रहा था चाइना में क्या है कि वहाँ की जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वो एक थीम पकड़ती है हर साल के लिए कि EV जो बैटरीज है,
अब एक साल उसी पर पूरा शोध होगा, नेशनल लेवल पे वो एक चर्चा चलेगी, उसमें कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, उसमें कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। मतलब देश इसी तरह से तो आगे बढ़ता है ना, इसी एग्रेशन के साथ, इसी विजन के साथ। स्पेशलिस्ट हैं उनके पास। जब आदमी अपने आप को डिस्ट्रिक्ट पे दिखाता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, उसी आदमी को फिर प्रोविंस पे ले जाते हैं, सिटी दिया जाता है जैसे शंघाई, और फिर उसको नेशनल लेवल पे लाया जाता है। यानी आपको हर लेवल पे अपने आप को पहले प्रूव करना पड़ता है। तो एक तरह की मेरिटोक्रेसी है, आप सेलेक्ट करते हो बेस्ट आदमी को हर लेवल पे। तो कई चीज़ें अच्छी भी हैं, मतलब कोई चीज़ें ख़राब भी हैं चाइना में, चाइना के सिस्टम में, पर कई चीज़ें अच्छी भी हैं। तभी वो इतनी महाशक्ति बने, नहीं तो नहीं बन सकते थे। इतना हाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। तो मैं उसमें एक और चीज़ बनाऊँ कि जो मैं इमरजेंसी कमीशन की बात कह रहा था ना, कि जिसमें बेस्ट इकोनॉमिस्ट हूँ, वो आपने बहुत सही बात की है कि वो भी सीईओज़ को भी लाया जाए, जो सक्सेसफुल सीईओज़ हैं। वो इतना तो नहीं जानते जितना इकोनॉमिस्ट जानता है, पर वो प्रैक्टिकल चीज़ें जानते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के बहुत सारे टॉप सीईओज़ इंडियन हैं, तो क्यों ना वो अपने कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट करें वापस आके, चाहे नॉलेज से ही करें, चाहे उससे करें, तो उनको बुलाया जाए, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो सिलिकॉन वैली में हो, जहाँ पे भी उनको बुलाया जाए। तो जब मैं कह रहा हूँ एक काइंड ऑफ एक ब्रेन ट्रस्ट हो, जिसमें राइट लेफ्ट और पॉलिटिकल एफिलिएशंस के ऊपर बढ़ के थोड़ा कुछ देश के लिए किया जाए। और अगर नहीं किया जाएगा तो मुझे डर है कि स्पेशली ये एआई की दौड़ में कोई नेशनल क्राइसिस ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हुआ है, आपने देखा है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ और नेपाल में हुआ, ऐसा नामुमकिन तो नहीं है। अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए कि हमें डीपर रिफॉर्म चाहिए, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। जैसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो अप्रोच है उसमें एक इंटेलेक्चुअल लेजीनेस या स्ट्रेटेजिक लेजीनेस दिखती है, उस सेंस में कि ये चीज़ चाहिए तो यहाँ से खरीद लो, टेक्नोलॉजी अमेरिका से ले लो, कच्चा सामान जो है चीन से ले लो, हथियार वहाँ से ले लो। और एक पॉइंट पे आपको ये जानना पड़ता है, जैसे कि आप तल्ख हकीकत से आपका सामना होता है, कितने सारे चोक पॉइंट्स हैं दुनिया में, कहीं भी सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो आपका मामला जो है ठप हो जाता है। और मतलब जैसे ट्रंप ने हमें रियलाइज करवाया, यूएस ईरान की इस लड़ाई में हमें रियलाइज हुआ कि हमारा इतना 80% के आसपास। आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया एक किताब है, अगर व्यूअर्स चाहें, उसका नाम है चोक पॉइंट्स। अगर पढ़ना चाहें तो चोक पॉइंट्स सिर्फ वो नहीं है कि जैसे हॉर्मूज या मलाका, वो कहते हैं कि रेयर अर्थ में भी चोक पॉइंट है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में भी चोक पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। तो जैसे रेयर अर्थ हुआ, एक कंट्री बना रहा है, या एआई है, वो एक और चोक पॉइंट। तो उन चोक पॉइंट्स, तो उनके ऑथर का कहना है कि अब दुनिया बहुत ज़्यादा इन चोक पॉइंट्स के ऊपर निर्भर होगी और ये डिसाइड करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ तो हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं जो होनी चाहिए, यानी कि जुडिशियल रिफॉर्म है, और आप जैसे बता रहे थे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है, ब्यूरोक्रेसी का भी रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। पर दूसरी चीज़ें, अब उनकी वजह से हम बेसिक चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम 88% अपनी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 89% इंपोर्ट करते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, तो हमें रिन्यूएबल्स इंक्रीज करना चाहिए अपना, हमें सोलार पे शिफ्ट होना चाहिए, हमें बहुत तेज़ी से विंड पे, और फिर हमें बैटरीज बनानी चाहिए बहुत सारी, ताकि वो हम रिन्यूएबल्स कर सकें। पर हमने नहीं किया। मिसाल के तौर पे आज भी ईवी पे वही ड्यूटी है अगर इंपोर्ट करें, और वही अगर डोमेस्टिकली भी बनती है, जो उसके ऊपर आपको पता है 45% गाड़ी की कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे यहाँ। गाड़ी एक्चुअली सिर्फ मैन्युफैक्चरर को सिर्फ 55% मिलता है, 45% जो हम टैक्स में देते हैं। तो उसको कम किया जाए अगर ईवी के लिए, अगर हम चाह रहे हैं ईवी का चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सोलार को और भी सस्ता कर दिया जाए, अलाउ कर दिया जाए। अगर हम चाहते भी हैं इंपोर्ट करना सोलार सेल्स, या फैक्ट्रियाँ ड्यूटी फ्री कर दी जाए सोलार की बनाने की और विंड की। हमें शिफ्ट, हमसे ज़्यादा किस कंट्री को ज़रूरत है कि वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाए, ये रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए किसी का, पर पॉलिसी नहीं आ रही है। हालांकि गडकरी साहब ने कहा भी था पिछले इलेक्शन से पहले, क्योंकि उनके दिमाग में था ये बात 2024 के इलेक्शन से, कि ईवीज़ पे हम कट कर देंगे ड्यूटी और वो सब, पर नहीं हो पाया। गवर्नमेंट को लगता है भैया एक रेवेन्यू सोर्स है, वो चला जाएगा अगर वो चले, और तेल से भी गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू मिलता है। आपको पता है आधी कीमत तेल की जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स है। तो गवर्नमेंट को तो विजन शॉर्ट है कि भैया हमें ये नुकसान, सरकार को भी लगता है ना हमारी भी आमदनी की जो जरिया है वो बड़ा सीमित है, और उसमें तेल एक बड़ा जरिया है, और गाड़ी भी। पर आप देख रहे हैं अभी का शॉर्ट का, पर अगर आप लॉन्ग का देखेंगे, टर्म का 10 साल का 15 साल का, तो फायदा है शिफ्ट होने में। बिल्कुल। फिर आप पर्यावरण भी तो चैलेंज है ना आपके पास, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर्यावरण, आप देखिए दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो पर्यावरण होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हमारा रुपी स्ट्रेंथन होगा। हमारा रुपी कमजोर ही ज़्यादातर तेल की वजह से हो रहा है। हम तेल इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तेल और गोल्ड हमारा मेन इंपोर्ट है, तो हम तो कई फायदे होंगे हमें। बिल्कुल
बिल्कुल। मोहसिन साहब, चर्चा के आखिर में मेरा सवाल ये है, जब सारी हमने बातचीत की, बड़े आपने विस्तार से समझाया कि कहाँ हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी की जड़ में क्या है, तो ये सारी बात करके समझ में आता है कि एक तरफ मैं ऐसा हिंदुस्तान देखता हूँ कि जब कोविड आता है तो हम इतने सारे देशों को मुफ्त वैक्सीन दे देते हैं कि हम उनका ख्याल रखते हैं। हम वही देश हैं जो मालदीव ने, मोइजू ने भले ही हमारे लिए कुछ किया है, लेकिन हम फिर भी अपने बजट में उनको अभी भी वैसे ही पैसा दे रहे हैं जैसे पहले देते थे। हम नेपाल की भी मदद करने के लिए तैयार हैं, हमें दुनिया में किसी से कहीं कोई कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बावजूद फिर हम देखते हैं कि हम आइसोलेटेड भी फील करते हैं आज कि यार बांग्लादेश भी किसी वजह से आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान तो बदमाशी की फिराक में रहता ही है, चीन भी थोड़ी अकड़ में रहता है क्योंकि नॉर्मली संबंध करना चाहता। इससे समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी भलमनसाहत है, आप कितने सीधे, से कोई मतलब नहीं है, आपके पास ताकत क्या है, उसी ताकत से तय होगा कि दुनिया आपसे कैसे रिश्ते रखती है। क्या अभी भी यूं कहूं कि दुनिया बहुत बदमाश है और हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी भी चुन्नू मुन्नू है, या यूं कहें कि हम अभी भी बड़े मासूम हैं? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पब्लिक समझती है कि हम मासूम हैं। हर मुल्क की पब्लिक, अमेरिका की पब्लिक भी समझती है कि वो मासूम है, क्योंकि जो प्रेस होती है वो पूरी तरह से खुल के बात बताती नहीं। हमारी भी बांग्लादेश में गलतियाँ थीं, तभी बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी, हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, और प्रेस ने उसको सही से नहीं प्रेजेंट किया, बल्कि उसको आप कुछ हद तक कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम इशू भी बना दिया उसको। ये वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। हम जो थे वो शुरू में तो ठीक था, पहली जो 5 साल की टर्म थी शेख हसीना की वो सही थी, शेख हसीना उसमें सही से, पर उसके बाद शेख हसीना जो थी वो तानाशाह बन गई थी। जो आखिरी 2 इलेक्शन थे वो, माफी कीजिए यहाँ बीच पे रोक रहा हूँ, लेकिन मोहसिन साहब, आप ये काम तो सारी दुनिया नहीं करती। मतलब अगर शेख हसीना, भारत तो देखे ना कि वो हमारे हित में काम कर रही है, फिर भले ही वो कैसे भी जीत रही है, इसका अगर भारत ख्याल रखे, क्या अमेरिका इस बात का ख्याल रखता है कि मैंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हटा दिया? वो तो कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है ना, है ना। उसी तरह अमेरिका ने, जो अगर शेख हसीना हटी तो बाद में इल्जाम ये भी लगा कि उन्होंने भाई अपना एक आइलैंड देने से मना कर दिया था, उसके बाद ये सारा कोवर्ट ऑपरेशन करवाएगा। भले कुछ भी आप उस पर कहें, नहीं वो सब सही नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, वेनेजुएला में जिसको हटाया वो भी तानाशाह था। हाँ, तो शेख हसीना से पहले इलेक्शन तो हुआ, जिस इलेक्शन में शेख हसीना पहली बार इलेक्ट हुई 2009 के, वो फ्री एंड फेयर था, वो इलेक्शन तो सही था, पर उसके बाद कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। वो डिसअपीयरेंसेस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाई थी, यूएन की रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर। तो क्या अमेरिका इस बात का ख्याल पाकिस्तान को लेकर भी रखता कि बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं? वो तो मुनीर दुनिया में कहां पर होगा, वो वहां का राष्ट्रपति कोई चुनाव लोकतांत्रिक आदमी तो नहीं है। पर अमेरिका पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में। हाँ नहीं, लेकिन अमेरिका सम्मान तो उस मुनीर को इस तरह से दे रहा है जैसे कोई चुनाव आदमी। वो तो मैं कह रहा हूँ, पर अमेरिका पॉपुलर नहीं है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पॉपुलर हों उस मुल्क में, ये नहीं कि उसका लीडर हमारे साथ काम कर रहा है कि नहीं। मेरी राय में आवाम का दिल जीतना, चाहे वो नेपाल की आवाम हो, चाहे वो बांग्लादेश, इज़ अ बेटर फॉरेन पॉलिसी। अगर आप उनके इलेक्शंस को सपोर्ट करें, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आवाम का दिल। और अगर आपको ये पता है कि अगर आवाम जो है मोटे तौर पर उसका सेंटिमेंट आपके अगेंस्ट है, और अगर वहां पर वाकई वो आदमी आ जाता है जो आवाम को रिप्रेजेंट करे, तो आपकी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आपको वही करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आवाम का रवैया बदल सकता है वक्त के साथ। ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश की आवाम हमारे खिलाफ थी, हमने तो बांग्लादेश ही बनाया एक तरह से। 71 में आवाम, हम पॉपुलर थे बांग्लादेश में, ये गलत है कहना कि नहीं। और बल्कि आज भी वो टूरिज्म के लिए और मेडिकल के लिए हमारे पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, उसकी वजह से हमारा कल्चर बहुत पॉपुलर है। बॉलीवुड हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, तो वो हमारे कल्चर से बहुत वाकिफ़ हैं। हम बल्कि नहीं है उनके कल्चर से वाकिफ़, वो हमारे कल्चर से बहुत वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान भी हमारे कल्चर से वाकिफ़ है, लेकिन बावजूद सोच तो नहीं बदलती। हाँ, ऐसा नहीं है, वो सॉफ्टन करता है एटीट्यूड को। पाकिस्तान की फ़ौज हमारे खिलाफ हो सकती है, पर पाकिस्तान की आवाम हमारे खिलाफ नहीं है। वो अब भी तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चाहे वो नेपाल हो, उसकी जनता का दिल जीतें, डेमोक्रेसी सपोर्ट करें। अगर हम करेंगे तो हम उनका दिल जीतेंगे। अगर कोई हमारी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा, पर अगर कोई हमारे यहाँ डिक्टेटर को सपोर्ट करेगा तो हम नहीं होंगे खुश। तो अमेरिका पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में। अमेरिका का काम चल रहा है अभी, पर अमेरिका पॉपुलर नहीं है और उसका ब्लो बैक हो सकता है। इमरान खान एक तरह से ब्लो बैक थे अमेरिका के लिए। एक वापस पाकिस्तान की पब्लिक ने लात मारी उनकी तरफ। तो मेरा ये कहना, मेरा मामला ये है, मेरा एटीट्यूड ये है। बाकी देखिए, दुनिया बदल चुकी है, हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी और नेपाल में। उनको 1 सेकंड में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। अब वो ज़माना चला गया कि एक ऊपरी तौर पे डिप्लोमेसी होती थी, सिर्फ कुछ लीडर्स को पता होता था असलियत,
बाकी आवाम अंधेरे में रहती थी। अब इतना ज़्यादा मीडिया हो चुका है, मिनट बाय मिनट उनको पता है कि बालेनशाह किससे मिल रहा है, क्या बात हुई, लिपू लेक पे क्या फैसला हुआ। पब्लिक भी इन्वॉल्व है। अब बहुत मुश्किल है अब ऐसे ऊपर के लोगों से कि शेख हसीना चला देंगी एक 20 करोड़ का मुल्क। बांग्लादेश बहुत बड़ा मुल्क है, 18-20 करोड़ का मुल्क है। आपको पीपल टू पीपल कांटेक्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, बड़ी शानदार बातचीत रही। आपने बड़े विस्तार से बताया कि कहाँ पर हम हालात के मारे हैं, कहाँ हमारी खुद की गलतियाँ हैं और कैसे चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। और ये दुनिया बड़ी निर्मम हो गई, आपका कहना है कि आपके दिल में क्या है, आप कितने भले हैं, इससे मायने नहीं रखता। मायने रखता कि आपके हाथ में ताकत क्या है, और वो ताकत पैसे से आएगी, और पैसा तब आएगा जब आप अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर और अपनी नॉलेज इकोनॉमी पे खर्च करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद सर। तो इस बातचीत में इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आपको बातचीत अच्छी लगी होगी। नमस्कार।